अस्सलाम वालेकुम। हैंडी खान फिर एक दफ़ा आपके साथ। 2 वीक से हमारी डिस्कशंस चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, पाकिस्तान को लेके। मेरे साथ आज मौजूद हैं एहसन चौधरी साहब दोबारा से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर अपनी महारत रखते हैं। और मेरे साथ ऑल्सो फरियाल, वेल नोन यूट्यूबर और आउटस्पोकन पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, वो भी आज मेरे साथ मौजूद है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जी 1947 के अंदर दो रियासतों को कलोनियलिज्म से आज़ादी मिली। एक था पाकिस्तान और दूसरा भारत। हमने पाकिस्तान को भी देखा पिछले 75 साल में, और हमने भारत को भी देखा। हमने वहाँ डेमोक्रेसी को प्रिवेल करते भी देखा, और हमने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते भी देखे। हमने वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में नीडेड अमेंडमेंट्स होते भी देखी, और हमने पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स होके उसी अमेंडमेंट को रिवर्स करने की दोबारा अमेंडमेंट होते भी देखी। फिर हमने इस मुल्क को 2 लाख होते भी देखा 1971 के अंदर। अब इसे इक़्तिदार इस मुल्क को तोड़ गया, और आज भी पाकिस्तानी जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं कि ये कसूरवार था और वो कसूरवार था। असल जो कसूर था वो उस हवे से इक़्तिदार का था, जिसकी वजह से मुल्क टूट गया। मगर उसके बावजूद पिछले 71 से लेकर और आज तक ऑलमोस्ट 53 साल गुजर गए, 54 साल, मगर पाकिस्तान में बदला कुछ नहीं। इट्स एक्चुअली द सेम। जैसा ये मुल्क 1971 में था वैसा ही आज भी है। और फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उसके अंदर होने वाली अमेंडमेंट्स, वो सिर्फ चंद लोगों की ख्वाहिशात का मजहर थी। मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात का मजहर थी किसी भी सूरत। और ना ही इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आज तक आवाम को सर्व किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क की अशराफिया को, इस मुल्क की बदमाशिया को, इस पे कब्जे करने वालों को सर्व करती है। मतलब एक वो अनोखा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डिक्टेटर को भी उतना ही इंटरटेन करता है जितना एक जमहूरी वज़ीर आज़म को करता है। क्या ज़बरदस्त नमूना हमने इस दुनिया को दिया हुआ है। तो ये जो डेमोक्रेसी का डाउनफॉल हमें पाकिस्तान में नज़र आता है, और हमारे बराबर में एक मुल्क आज़ाद हुआ था, इंडिया। आज उनकी डेमोक्रेसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, उनकी स्टेट इकॉनमी किधर है। और हमारे यहाँ आज भी फेडरलिज्म के चक्कर में डाल के जो जो कुछ किया जा रहा है वो हमें नज़र आ रहा है। तो एहसन फरियाल, गिव मी योर व्यूज़ कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप जरा एसन से पहले ले लें, फिर मैं उसके बाद चलती हूँ। जी थैंक यू। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि मैं 2 एरियाज को आइडेंटिफाई करूँगा इसमें, जो पाकिस्तान और इंडिया को डिफाइन करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर इसके ऊपर हम फर्दर बहस करेंगे। पहला है मज़हब का रियासत के अंदर इकट्ठे करना। इंडिया ने उसको अलहदा किया, एक सेकुलर डेमोक्रेसी की तरफ गया है, और हमने मज़हब को उसके अंदर डाल दिया, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख दिया कि जो कोई भी लॉ है वो मज़हब से बरक्स नहीं बन सकता। और फिर उसके नतीजे में एक और प्रॉब्लम पैदा हुई जिसको हम फौज कहते हैं। अब इसको वैसे तो लोग 2 प्रॉब्लम समझते हैं, एक मज़हब और दूसरा आर्मी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ही प्रॉब्लम है, और दूसरी वाली जो है, जो आर्मी है, वो उसकी ऑफशूट है। जब हमने मज़हब को उसके अंदर डाला तो आर्मी को पावर मिली, उससे मदरसे बने, मदरसों को उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको हम मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहते हैं। ना उसमें मज़हब होता, ना उनको मौका मिलता। आगे फर्दर हमने उसको कश्मीर तक ले गए, और पूरी दुनिया तक उसको हम लेके चले गए। तो वहां से ये सारा मसला और बिगड़ गया, और आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, वो हमें जो रिफॉर्म चाहिए हैं इस मुल्क को करने के लिए, वो भी हम नहीं कर सकते। और हद ये है कि कोई आदमी भी अगर कोई तनकीद करता है, रियासत को ठीक करने की बात करता है, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी जैसे लाज लगा के उसको खामोश कर दिया जाता है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एंड करूंगा, और मेरा क्वेश्चन जो होगा वो मैं पास ऑन करूंगा फरियाल साहिबा को, कि वो हमें अनलाइटन करें कि पीटीआई के हवाले से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं इसमें थोड़ा सा आपको वो भी लाना चाहूँगा कि आप शायद पीटीआई के साथ मुंसलिक रही हैं। तो हमें काइंडली ये भी बताएं कि पीटीआई एक ऐसी जमात थी, मेरा उससे जो गिला है कि पीटीआई एक ऐसी जमात थी, एक ऐसी होप थी जिसने बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज किया, और अभी भी बहुत सारे लोग चार्ज हैं, इमरान खान के पीछे खड़े हैं।
तो एक लोगों को होप पैदा हुई थी कि शायद हमारा मुस्तकबिल अब बेहतर होगा और हम एक अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन वो जो गलतियां वहां पे हुई थी पाकिस्तान बनने के वक्त और उसके बाद फिर उसको हमने कंटिन्यू किया, यानी मजहब को डाला, तो हमारे इमरान खान साहब ने भी मजहब को उसमें इस्तेमाल किया। तो प्लीज हमें इसमें गाइड करें कि हम अभी कहाँ पे गलती कर रहे हैं या हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि जब मजहब की बात आती है ना तो सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाता है। अच्छा, पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं कि मैं पीटीआई के साथ बेसिकली नहीं हूं। अगर इमरान नहीं है ना, इमरान लीड नहीं कर रहा ना उसको, तो मेरा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आई स्टार्टेड एज शौकत खानम फंड रेजर विद हिम। तो पीटीआई तो बहुत बात की स्टोरी है ना। तो जहां तक इमरान खान साहब के ऊपर आपने सारा जो मलबा डाल दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपने अभी गुफ्तगू फरमाई है ना, उसको लेके मजहब और उसको मिक्स करना, आपके ख्याल में वो किस दौर में हुआ था? भुट्टो के दौर में हुआ था ना, सन 73 में जो जो कुरान और उसको लॉ ऑफ द लैंड बनाया था ना, वो किसने बनाया था? उससे पहले तो देखिए वो ब्रिटिश प्रिटी मच वही चल रहा था, सिलसिला चल रहा था। 1956 की जो शीखें थी उनको आगे पीछे करके इन्होंने 73 में, यानी आप ये देखिए कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर आपने 73 का आइन दिया अगर भुट्टो ने, तो ये जो मुल्लाओं के साथ ही वेंट टू बेड विद मुल्लाज, एंड मुल्ला के साथ मिलके जो उन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिया। एक तो आपको हक ही कोई नहीं है ना कि आप किसी को काफिर करार दें। भाई आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? ये डिसीजन तो ऊपर बैठा हुआ है लेने वाला, राइट? दूसरी चीज ये कि जो 73 के आइन में आपने चाहे कितना भी जबरदस्त आइन दिया हो, लेकिन अगर आपने ऊपर ये लिख दिया कि कुरान और सुन्नत जो है ना वुड बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट मीन्स कि यू नलिफाइड एवरीथिंग अंडरनीथ इट। ठीक है ना? ये बिल्कुल ऐसे जैसे रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मैं क्योंकि रियल एस्टेट में हूं तो मैं उसी से तकाबुल करती हूँ। जनरली हम क्या करते हैं कि पूरा कोई 10 12 15 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एक उसमें एरिया होता है स्पेशल स्टिपुलेशंस का, कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसमें हम ये लिख देते हैं कि कोई भी चीज अगर टकराएगी इन स्पेशल स्टिपुलेशन से, तो ये स्पेशल स्टिपुलेशन विल टेक प्रेसिडेंस। मीनिंग कि हम वो 4 5 स्पेशल स्टिपुलेशंस लिख के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई कर देते हैं। यही हाल पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया, और वो इमरान खान ने नहीं किया। तो ये बात तो पहले इस बात को आप समझ लीजिए। इवन दो कि मेरे बहुत एतराजात हैं, मैं खान साहब के ऊपर तनकीद करती रही हूँ, फेसबुक के ऊपर भी मेरे तकरीबन 65,000 फॉलोअर्स थे। जब मैंने खान साहब पे तनकीद करनी शुरू की तो खाली 15,000 रह गए। लोगों ने मुझे अनफॉलो करके ब्लॉक भी मार दिया। और यही सिचुएशन ट्विटर पे हुई कि लोगों ने अनफॉलो कर दिया। तो मैं खान साहब को फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हिस्टोरिकली थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रही थी कि ये खान साहब तो उस वक्त पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। खान साहब तो मतलब कहीं पिक्चर में ही नहीं थे जब ये कुरान और सुन्नत को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बनाया हुआ है। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आप क्या कहते हैं? मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, बात तो आपकी ठीक है। मैं होस्ट की इजाज़त से ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि बेशक आपकी बात ठीक है कि इमरान खान उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन रियासत मदीना का जो नारा है जिसने इतना नुकसान किया हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आज जो अमेरिका के अंदर आपको और ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी डेमोक्रेसी की वजह से, डेमोक्रेसी जो अंडरमाइन हुई पाकिस्तान में, उसकी सपोर्ट जो आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए थी वो इस वजह से नहीं मिल पा रही क्योंकि हम एक रियासत मदीना का हमने एक शोशा छोड़ दिया। और उसके इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात थे वो तालिबान के साथ भी थे। मतलब मैं नहीं ये कह रहा, ये आपके जो डिट्रैक्टर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी कि चूंकि ये बंदा जो है ये तालिबानाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। एहसन साहब आज लड़ने के लिए बिठाया है आपने आज मुझको, मैं तो बताऊं कि मतलब ये है कि भाई नहीं नहीं आप नहीं, जो है तो वो मुल्क को ठीक ऐसा कैसे अगर करेंगे। गलत है, ऐसा अगर गलत है, लेट मी इंटरजेक्ट। तो अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो तालिबान की हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो किस हैसियत में कर रहे देखो, मेरी एक बात सबसे पहले तो ये कि आप अगर आप ये कहते हैं कि खान साहब, इन्होंने एहसन साहब की पहली बात का मैं जवाब दूंगी कि इस रियासत मदीना की जो बात है, देखिए जिस तरह के लोग होते हैं ना, पॉलिटिकल कैंपेन भी वैसे ही चलाई जाती है। खान साहब जब तक ये कहते रहे ना कि मैं वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक हैं? स्कैंडिनेविया। या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड कनाडा, और मोस्टली वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ही हवाला दिया करते थे।
बंदे को वोट ही नहीं मिलता था इस बात पे, जबकि वो टेक्निकली अगर देखा जाए तो वही चीज है। अगर आप फलाही रियासत बनाने की बात कर रहे हैं तो दैट इज दैट मॉडल, राइट? तो अब मसला सारा ये था कि जो डोज जिस बंदे पे काम करता है ना, वो कहते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तो खान साहब को वोट नहीं मिलना था। तो हमारे यहाँ मजहब जिस तरह से सरायत कर गया है ना, जो देखें आज का वो जो वोटर है, आपने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जब कुरान और सुन्नत को सुप्रीम लॉ बनाया तो उसके बाद से तो अब दो जनरेशन आ गई है ना, एक हम लोग हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी औलादें हैं, राइट? तो अब ये दो जनरेशन तैयार हो गई जो उस लॉ के अंडर में तैयार हुई है, जहां पर किसी भी मजहब पे मतलब इस्लाम पे सवाल उठाना जो है ब्lasphemy है। हुदूद ऑर्डिनेंस के अंडर में खवातीन को अपनी मर्जी की शादियां नहीं करने दी जाती, अपनी मर्जी के लड़कों से बातचीत नहीं करने दी जाती, और उसके ऊपर किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं। तो ये तो आप पहली बात तो ये कि मदीने की रियासत का अगर नारा लगाया भी गया तो आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो वोट लेने के लिए लगाया गया, वो नहीं मिलता वोट, क्योंकि पब्लिक यही जो सुनना चाहती है ना पब्लिक इलेक्शन में, वही सुनाया जाता है। जरदारी के लिए नहीं कहा था शहबाज शरीफ ने कि मैं इनको घसीटूंगा? कितनी दफा घसीटा उन्होंने? उसके बाद तो वो पीडीएम बना के बैठ गए, ठीक है। और क्यों बेनजीर के लिए नवाज शरीफ के लोगों ने गंदे पोस्टर्स नहीं फिकवाए थे ऊपर एयरप्लेन से, फ्लायर्स नहीं फिकवाए थे क्या? तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए कि एक आप ना फैक्ट्स को और पॉलिटिकल कैंपेन के साथ मिक्स नहीं कर सकते। अभी भी मैं यहाँ इवन अमेरिका में भी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा हूँ। अब यकीन करें, पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट कंडक्ट की जाती है वर्सेस जो सीरियस वर्क हो रहा होता है इश्यूज के ऊपर। तो जब खान साहब गवर्नमेंट में आए थे तो वो टेक्निकली वही लॉज अप्लाई करना चाह रहे थे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होते हैं। और आप लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट अहमदी लाके बिठाया तो कितना गदर मचा पाकिस्तान में, इतना शोर मचा कि पाकिस्तान में खान साहब को उसको हटाना पड़ गया, इतने जबरदस्त इकोनॉमिस्ट को। तो ये जो चीजें हैं ये देखने वाली हैं। खान साहब के ऊपर मलबा डालने से ना काम नहीं चलेगा। खान साहब के सिर्फ समझो उनको 1.5 साल तो काम करने करने दिया गया। ब्यूरोक्रेसी ने जो उनके नाक में नकील डाल के रखी हुई थी ना, आपकी सोच, और पीछे से ये जो आपकी आर्मी है। और क्यों खान साहब ने यानी 2-3 साल में मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर दिया, और जो पीपल्स पार्टी 50 साल से सत्यानाश कर रही है इस मुल्क का, एमकेएम 30-35 साल से सत्यानाश कर रही है कराची का, कर रही थी। और पंजाब को जो आप देखें, जो कहते हैं ना शहबाज शरीफ ने इतना काम कराया, वो तो वेनिस बन जाता है लाहौर बारिशें होती हैं तो चेक करें जरा, कैनाल्स बन जाती हैं वहां पर तो गलियों में। तो खान साहब को खाली दोष देके ना आप ब्लेम करके साइड लाइन नहीं हो सकते हैं। असल आइडिया ये है कि आपके यहाँ के जो लोग हैं ना, एक चपरासी तक करप्शन सरायत कर चुका है। हर आदमी को रिश्वत चाहिए, हर आदमी को वो जो वर्ड है ना जुगाड़, वो चाहिए। और खान साहब से पहले किस पॉलिटिकल बंदे ने किस पॉलिटिशियन ने कोई तीर मार दिया, मुझे बताइए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो ऐसी है, लोग तो ऐसे हैं कि पैनामा लीक्स में आ गया, नजर आ गया कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उन्होंने करार दे दिया चोर और बदमाश इन लोगों को, करप्ट करार दे दिया, लेकिन फिर भी वोट मिल रहे हैं नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को। तो इसकी जरदारी वजह का है, मिल रहे इसकी हैं ना। वजह है ना, वजह हाँ, ये है कि हमारी आवाम करप्ट है, हर बंदा करप्ट है। एग्जैक्टली। तो आप खान साहब के ऊपर सारा मलबा डाल के जो है ना अपने आप को नहीं बरीउस जिम्मा कर सकते। आपकी अपनी जिम्मेदारी। और रह गई मजहब को इस्तेमाल करने की बात, तो मजहब को इस्तेमाल तो किया जाएगा जब एक आपकी कंडीशनिंग होगी ना, जब आर्मी अपना रूल कायम रखने के लिए इस तरह की शिकें रखेगी, जैसे कि वो 58B भी जो थी, जो बाद में जरदारी ने रिवर्स करवाई है, जो 58(2)(b). हाँ एग्जैक्टली exactly। तो उसमें आप देखेंगे किस तरह से एक आदमी को इख्तियार दे देगा असेंबलीज तोड़ दो, और उसके ऊपर बेसिकली सर पे गन रख के कहते थे कि असेंबलीज तोड़ दो। तो यहाँ करप्शन जो है, एक तो पब्लिक भी करप्ट है, आप देख ले नहीं निकलती, किसी भी चीज के लिए नहीं निकलती। इनके मुंह से निवाला जब तक आप नहीं छीनेंगे ना पूरे तरीके से, जब तक ये नंगे भूखे नहीं हो जाएंगे, ये निकलने वाले नहीं है। पाकिस्तानी कौम के खून में इनकलाब है नहीं। अगर आप पाकिस्तान को भी देखें तो पाकिस्तान किसने बनाया था? कोई जो लोकल लोग हैं, लोकल बलोचिस्तान वालों ने, लोकल पंजाब वालों ने, जो अभी इस वक्त के पाकिस्तान में, क्या उन्होंने बनाया था पाकिस्तान? जो इंडिया में लोग थे, जो वहां पे उस साइड पे जो रह रहे थे, उस खित्ते में जो लोग रह रहे थे, पाकिस्तान तो उन्होंने बनाया था ना। इस खित्ते के कितने लोग थे पहले तो आप ये गिनवा दीजिए मुझे एहसन साहब, कि इस पर्टिकुलर खित्ते के तो सिंध फिर से, यार, बलोचिस्तान से, केपी के से कितने लोग थे?
फरियाल, आप ये कहना चाह रही है कि पाकिस्तान जो है वो अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी? एग्जैक्टली पाकिस्तान तो टेक्निकली बनना नहीं था। देखिए, ब्रिटिश से आजादी चाहिए थी ना, ये भी किसी और तरफ बात निकल जाएगी। पाकिस्तान तो टेक्निकली नहीं, पाकिस्तान तो एक ऐसा कैंसर था कि जिसको ब्रिटिश भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे। आप देखें ना, सारे के सारे जो वो आते थे, यहीं यहीं के थ्रू आते थे, जितने ऑक्यूपायर्स आया करते थे। और ये खित्ता हमेशा लड़ाइयों में रहता था। ये जो ये अफगान पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, ये हमेशा, यहाँ के लोग हमेशा लड़ाइयों में सरे फहरिस्त हुआ करते थे। तो ये खित्ता तो काबू में ही नहीं आता था लोगों के। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर जैसे बंदे के काबू में नहीं आया, तो और किसी के काबू में क्या आना था। तो लेकिन गोइंग बैक टू एसेंस ऑफ थिंग के, बट आई डू अग्री विद वन थिंग, कि जब तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को और रिलीजन को सेपरेट नहीं किया जाएगा, आप कोई माई का लाल इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। दैट्स ग्रेट। मेरे माइंड में बस था कर ऐसा लेना। आवाज कट रही है आवाज आपकी। ब्रेक हो रही है एहसन की। सॉरी, मेरी आवाज आ रही जी जी, अब आ रही है। अब? जी ओके। आइए। अच्छा, उसमें फरियाद ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो वोट है, वोट लेने के लिए आपको ये नारा इस्तेमाल करना पड़ा, किसी भी लीडर को ये नारा इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन मेरा एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है इसके ऊपर कि पाकिस्तान के वोटों से तो कोई लीडर भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं पहुंचा। आप वहां से पीछे चले जाएं, 1960 से ऑनवर्ड आप चले जाएं, हर दफा धांधली हुई है। तो मतलब इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ, मतलब वो वोट लो लेके थोड़ी आए, वो तो वोट डलवाए गए। और अब की बात जो गवर्नमेंट आई है, इनको भी यही काम किया गया। तो पीछे एक जमात बैठी हुई है जो ये सारा काम कर रही है। तो अगर आपको वोट वैसे भी नहीं मिलने, तो फिर आप अपना कम से कम स्टैंड तो ठीक कर लें। मतलब आवाम को सीधा सीधा बता तो दें कि भैया ये प्रॉब्लम है। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पीटीआई के बड़े ऑफिशियल्स हैं और अमेरिका में बैठे हुए हैं। एक दिन मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको कहा कि मजहब को रियासत से अलहदा करें। ये बड़ी आपने अच्छी बात की। ये बहुत किसी एक पाए की बात है, जो कि किसी भी आदमी को इस जगह तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल में बड़ा एक सफर करना पड़ता, तब उसको समझ आती। और खास तौर पे जो लोग अमेरिका में रहते हैं, उनको तो पता है कि ये निज़ाम कैसे चलता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम अब यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं है, मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जी, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, कायदे आजम ने इस्लाम के नाम पे बनाया था, तो ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे ही चलेगा। तो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो मैंने कहा अभी भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं आप लोग? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि देखिए, एक आम आदमी से अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो उसकी अपनी एक अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। एक पॉलिटिशियन का अपना एक थॉट प्रोसेस है। अब अगर इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का जो नारा बुलंद किया था, उनको अपना पता था, और उनकी रिकॉर्ड पे मौजूद है उनकी वीडियोस के, वो एक बेसिकली वेलफेयर रियासत बनाने की बात कर रहे थे। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप ड्राई मिल्क पाउडर का नाम नीडो रख दें, नेस्ले रख दें, कुछ भी रख दें, वो ड्राई मिल्क पाउडर ही रहेगा। तो द आइडिया इज, वो कहते हैं ना, गुलाब को जिस नाम से भी पुकारो गुलाब रहेगा। तो बिल्कुल। आइडिया वही है, आइडिया वही है। तो एक पॉलिटिशियन को पिवट करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है कि पब्लिक क्या चाह रही है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और ये सबने किया है, ये कोई, और आपने जैसा कि राइटफुली आपने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, आर्मी पॉलिटिकल पार्टी उसने जो, या यूं कहना चाहिए कि क्या वो कहते हैं, न्यूट्रल पॉलिटिकल पार्टी जो हाँ, है हाँ। वो हर चीज के पीछे होती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम उस पे बस सब्र करके बैठ जाएं, ना अपनी कोशिशें करें, जिस तरह से भी करें? और रह गई ये बात पब्लिक को सही बात बताने वाली, तो चलें आप किसी एक लीडर का नाम बता दें कि जिसने पब्लिक से कोई ठीक बात की हो पाकिस्तान में। तो देखिए, अगेन, आप ना हर दफा इमरान खान साहब के ऊपर सारा मलबा डाल के ना इतने प्यार से साइड लाइन कर देते हैं बाकी सारों को, कि जैसे मतलब खान साहब ने तो आपकी बकरी चुराई है, और बाकी लोग जो है ना, वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं, पहुंचाते रहे, तो आप। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। सॉरी, मैंने आपको कट किया। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। मैं तो ये ठीक, मेरा तो ये मानना है, बहुत बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जितने भी लीडर हैं वो तो सारे करप्ट हैं, वो तो चोर हैं, वो तो मान लिया आपने, उनसे तो हम तवक्को ही नहीं कर सकते। लेकिन एक आदमी जो आवाम को कह रहा है कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपको आज़ादी दिला रहा हूँ,
उससे तो हमें कम से कम तवक्को करनी चाहिए, या हम कर सकते हैं कि भाई आप तो सही बताएंगे लोगों को रास्ता, बिल्कुल लेकिन तवक्को कर सकते हैं, लेकिन उसको तो बंद कर दिया ना। इसीलिए देखिए बात ये कि नजर आ रहा था ना आपकी न्यूट्रल पॉलिटिकल पार्टी को कि ये अवाम में एक उबाल लेके आ रहा है ये बंदा। क्योंकि अगर आप देखें, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इस वक्त स्ट्रीट पावर जो है ना, वो खान के नाम पे ही चलती है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम नहीं है कराची से खैबर तक कि वो पब्लिक को, चाहे मैं कहती हूँ 10,000 ही निकाल ले, 20,000 ही निकाल ले, लेकिन पब्लिक कितनी भी निकले उतनी नहीं निकलती जितना निकलना चाहिए था खान साहब के नाम पे। यानी जब खास तौर पे जब वो अरेस्ट हो गए थे उनको निकालने के लिए, लेकिन जब भी खान साहब ने कॉल दिए ना खुद, तो पब्लिक आई है, वो किसी और पार्टी के नाम पे नहीं आती। अच्छा, रह गई आपकी ये बात कि वो सच बोले पब्लिक से, तो क्या वो ये सच बोलेंगे स्कैंडिनेवियन रियासत में बनाना चाहता हूँ ताकि उनको वो भी वोट नहीं मिले जो मिलते हैं? देखिए आपको ना, आप एक फिफ्थ ग्रेडर को ना पीएचडी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते। जो आर्मी ने इस मुल्क का हशर करके रखा है और सिस्टमैटिकली हमारे निजाम तालीम को बर्बाद किया है थ्रू पाकिस्तानी स्टडीज। मुगालता पाकिस्तान। हाँ, मुताला मुगालता मुगालता पाकिस्तान। पाकिस्तान। उससे जो, जिसे हम मुताला पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हम कुछ लोग उसको मुगालता पाकिस्तान कहते हैं। उसके जरिए जो कंडीशनिंग की गई है वो आपको एक नस्ल में नहीं मिलेगी। व्हाट खान साहब इज डूइंग, ही इज सोइंग अ सीड। एक वो बीज बो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का कि भाई लोगों को कम से कम अपने हक के लिए लड़ना जरूर आना चाहिए। अब आप खान साहब से ये तवक्को करेंगे, 70 साल में दूसरे लोगों ने तो कर दिया हो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का, और खान साहब जो है ना वो 70 सालों का जो गंद है ना वो 7 महीनों में या 7 सालों में खत्म कर दें। तो ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि खान साहब सच बोलें, तो सबसे पहले तो अपनी कौम को सच बोलना सिखाइए। जो कौम एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दे देती हो ना, जो कौम 5-5 हजार रुपए में जलसों पे आ जाती हो चोरों और डाकुओं के, आप उसको उसको क्या आप समझा सकते हैं? तो अगेन एक फिफ्थ ग्रेडर को पीएचडी का कोर्स और यार वैसे करवाने मैंने, वाला भी जो है ना बेवकूफी कहला सकता है। आपने मेन्यू छोटा कर दिया, मतलब इसमें कीमे वाले नान और समोसे भी आते हैं और साथ में चाय भी। नहीं मतलब बात वही है ना। देखिए एहसन साहब, मैं आप और एंडी बैठ के ना यहाँ कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है, 70% से ऊपर जो पब्लिक है, वो अंदर से ऊपर से डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ भी है ना, मगर वो अंदर से मुल्ला है। मैं देखती हूँ ना यार, मैं बात जब पाकिस्तानियों से कर रही होती हूँ ना, वो अपने आप को बता रहे होते हैं कि उन्होंने पीएचडी से दो दो सब्जेक्ट में पीएचडी किए होते हैं, लेकिन जब उनसे बात करो ना तो पता क्या, अल्लाह ताला के पर उससे मेहरबानी से मैंने ये फला पीएचडी कर लिया है और मैंने फला दुआ पढ़ी जिसकी वजह से मैं इम्तिहान में पास हो गया। मैंने तो यहाँ पे किसी इम्तिहान में कोई दुआ नहीं पढ़ी, उन- बगैर उनसे दुआओं के क्लियर किए उनसे हैं आप ये सारे क्यों नहीं इम्तिहान। पूछती कि थीसिस आपका अल्लाह ने लिख के दिया था? एग्जैक्टली तो मजहब, भाई देखिए मजहब जो है ना वो आपकी जाती चीज होनी चाहिए। मेरा अल्लाह से क्या ताल्लुक है या नहीं भी है, अगर वो मेरा मसला होना चाहिए। हर आदमी को लेकिन अपने कौन फरियाल, पे करना है। मजहब पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लॉइट होता है हाँ ना, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर मजहब को एक्सप्लॉइट करना इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। पॉलिटिक्स के अंदर आर्मी ने अच्छा, कितना एक्सप्लॉइट किया है। एंडी मैं अभी जब आ, इसको शुरू 2013 कर में। लेते हैं। हम्म। इसको शुरू कर लेते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से। अब वो खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर लोगों की लॉटरी लगती थी तो उनको वीज़ा मिलता था हज और उम्रे के लिए, हमने वो लॉटरी ख़त्म कर दी है, अब हमने हज और उम्रे के वीज़े खोल दिए हैं। उसी के अंदर उसी तकरीर में भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि जी कादियानियों का 100 साल से यहाँ पे मसला था, हमने कादियानियों का मसला हमारी हुकूमत ने माशाल्लाह से ख़त्म कर दिया है। और मैं एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछें तो अभी 2 दिन पहले मैंने इसको ट्वीट भी किया था कि इस मुल्क के अंदर मज़हब के नाम के ऊपर नफरत की आग फैलाने का जो काम भुट्टो साहब ने किया है, उसके लिए जो तेल का कुआं उन्होंने खोद दिया है ना, वो उसे ता कयामत भुट्टो साहब का खोदा हुआ कुआं उस आग को ईंधन प्रोवाइड करता रहेगा। अब उनकी पार्टी लोगों को लिबरल बन के ज़रूरत बैठ गई। है लोगों को ज़रूरत है री एजुकेट होने की, और इस माशरे के अंदर री एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी जो जिस ख्वाब को आप लेके चल रहे हैं और जो ख्वाब आपको दिखाया जाता है, जब आपको अर्तुगरुल गाजी इस मुल्क के अंदर दिखाया जाता है, तो फिर ये भी पढ़े कि महमद का जो वजीर था, जो उसका चीफ एडवाइज़र था, वो एक यहूदी था। जिसे आप जावेद लिखते हैं उसका असल नाम केविट था। तो
अगर खान साहब एक किसी गैर मुस्लिम को या किसी अहमदी को ले आए थे, तो अगर अवाम की नॉलेज में ये फैक्ट होता कि महमद का एक वजीर जूश था, तो शायद है कि उसके ऊपर एतराज़ ना करते। हमने एक्चुअली हिस्ट्री, रिलीजन, हर चीज़ गलत पढ़ाई हुई है इस कौम को, और उसको जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो इवन बिकम्स मोर डेंजरस। और वो फिर किस शक्ल में हमारे सामने आता है? मतलब ज़ियाउल हक साहब ने और जमात इस्लामी ने डॉलर खा के जो मुजाहिदीन बनाए, वो उसमें से जो मर गए सो मर गए, जो बच गए वो आज टीटीपी बन के आपके सर के ऊपर सवार हैं, आपके मुल्क में धमाके कर रहे हैं। ये वही जमात इस्लामी के बनाए हुए मुजाहिद हैं जो आपके मुल्क में आके धमाके करते हैं। ये और कौन है? ये लेकिन स्कूल ऑफ नेच भाई थॉट आप वही इसको है। यहाँ पे क्यों रुक रहे दूसरी हैं? आप चीज़, यहाँ पे मतलब जो भुट्टो आप साहब ना ने एक आग लगाई अहमदियत के अगेंस्ट इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम के ऊपर, तो इस मुल्क में कौन काफिर होने से रह गया है? मतलब बरेलवी कहता है देवबंदी काफिर है। मेरे पास वीडियो मौजूद है तारुल कादरी साहब की, जो ये कह रहे हैं कि मैंने अगर किसी देवबंदी या वाबी के पीछे नमाज पढ़ ली है तो मैं उसका कफारा अदा करने को तैयार हूँ और वो दोबारा नमाज भी पढ़ूंगा। मेरे पास वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। देवबंदी बैठ के सबको यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे के सारे काफिर हैं। शिया तो वैसे ही काफिर हैं, शियों की तो अहमदी तो दीवारों वैसे पे ही वहां काफिर पे हैं। लिखा है काफिर मतलब वो तो काफिर सारे शिया काफिर। सर्टिफाइड काफिर है ना, वो कुछ सर्टिफाइड काफिर हैं, कुछ सरकारी काफिर हैं, बाकी क्योंकि आपस शिया में भी मुल्लाओं अभी की एक दूसरे गलती को है ना काफिर भुट्टो काफिर के कहते साथ। हैं। नहीं नहीं, शिया मुल्लाओं की गलती है ना। उस वक्त शिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा था अपने उलमा को कि ना इनके साथ मिलें आप। जब ये भुट्टो मिलके मुल्लाओं के साथ जब करार दे रहा था अहमदियों को काफिर, तो कितने लोगों ने इनको कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने, कि ना करें आप ये, क्योंकि आज ये अहमदियों को काफिर करार दे रहे हैं, कल ये शियों को काफिर करार देंगे, और परसों ये और जो सुन्नियों के दूसरे फिरके हैं उनको काफिर करार देंगे। तो जो लेकिन शिया बीज उलमा ने नहीं भुट्टो सुना, और साहब वो ने कहते हैं कि ये हमारी हिस्टोरिकल गलती थी। जो नहीं बीज देखें, भुट्टो आप साहब ने थोड़ा सा 1974 में बोया, वो बीज आज टीएलपी की शक्ल में, नहीं तो आप खादिम रिजवी 1974 की शक्ल में शुरू आपके कर रहे सामने हैं है। भाई। ये आप एहसन साहब की बात सुने ना, एहसन क्या कह रहे हैं। भाई 1947 से शुरू करें ना, कि इस मसले को इस्तेमाल करने वाले हमारे मोहतरम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, एक इल्जाम ना आप लगाए उन पर एहसन आप साहब। मतलब नहीं नहीं, ये देखिए ये वो आप वो मुगालता है पाकिस्तान वाली बात कर रहे हैं। देखिए ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि एक बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए एक मुल्क बना रहा हूं, या इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहा हूं। इवन दो कि मैं जिन्ना की बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करती, लेकिन दिस इज डिफरेंट। क्योंकि इस्लाम के नाम पर अगर बनाना होता तो इस्लामिक कंट्री तो और भी बहुत सारे मौजूद थे उस वक्त। सऊदी अरब मौजूद था उस वक्त, इंडोनेशिया मौजूद था, और दूसरे इस्लामिक यूएई के सारे ममालिक मौजूद थे, अफ्रीकन मुस्लिम ममालिक, इजिप्ट मौजूद था। तो एक और इस्लामी कंट्री बनाने की क्या मुसीबत पेश आ रही थी उनको, मोहम्मद अली जिन्ना को? नहीं, उन्होंने ये कहा था अपनी अगर उनकी तकारीर पुरानी सुने जो कि तहरीफ शुदा ना हो, उसमें वो ये कह रहे हैं कि बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए, इस्लाम के नाम पर नहीं, बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक मुल्क बना रहे हैं, क्योंकि उनकी तहजीब और तमद्दुन जो है वो मैच नहीं करता है एवरीडे डेली लाइफ में हिंदुओं के साथ, राइट। तो उन्होंने ये बात की थी, और वो भी उन्होंने बहुत बाद में जाके बात की थी जब कांग्रेस से झगड़ा हो गया था, और इनमें कुछ मामलात ऐसे क्रिएट हो गए थे कि पहले तो ये पाकिस्तान का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, अगर आप देखें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान का। असल आइडिया तो पूरे इंडिया को ब्रिटिश से आजाद कराने का था ना। ये तो हम और आप समझते हैं ना इस बात को, या हमें एग्री नहीं करते इस बात पे? नहीं, वो तो जा रहे थे, कैपिटल उसमें मिशन आजादी तक। की बात है, वो तो जा ही रहे थे। मतलब वो कोई आजादी को या इन्होंने कोई गन उठा के ली थी, वो तो यहाँ से बाय बाय कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम भी इसी के अंदर अपना लुत्फ तल लेते हैं, हमारी भी, हम भी वाइस राय बन जाएंगे, हमारा भी नाम होगा, हमारी भी तस्वीर आएगी करेंसी के यार ऊपर। ऐसे कैसे जा रहे थे 1857 से, मतलब 1800 से, एक्चुअली लेट 1700 से ही रेजिस्टेंस शुरू हो गई थी मुगलों के खिलाफ। और फिर उसके बाद 1800 में से तो 1800 में तो जंग आज़ादी जगह जगह छोटे छोटे इलाकों में हर जगह शुरू हो गई थी। अगर आप भगत सिंह वगैरह को देखें और जो इंडियन कुछ ऐसे एक्टिविस्ट थे उनको अगर आप देखें, तो उन्होंने तो शुरू कर दी थी उनके खिलाफ पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं ना, एक तहरीक शुरू कर दी थी। तो इंडिया को आजाद कराने की तहरीक तो 1800 में चल चुकी थी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ वो तो खुद जा ही रहे थे? भाई ऐसे नहीं आसानी से जा रहे थे ना। अमेरिका किसी आसानी से किसी मुल्क से निकलता है, एक बार पंजे गाड़ दे तो। और यही हालत जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर की थी कि एक जगह जहां अपने बूट गाड़ दिया करते थे ना, वहां से नहीं निकलते थे वो। तो आप कंटिन्यू कीजिए, आप ये ना कहिए कि जी वो तो आजाद हो ही रहे, वो तो जा ही रहे थे। तो इतना आसान नहीं था, इतनी आसानी से नहीं जा रहे थे वो। नहीं, उसकी वजह जो थी वो तो खैर जो हिस्ट्री में बताया गया है कि 1945 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई, तो उसके अंदर उनका इतना बुरा हाल हो गया था कि वो
मतलब उसको सस्टेन ही नहीं कर पाए। लेकिन मेरी एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर कि वो एक अमेरिका एक रिपब्लिक बन चुका था, उसने उनको सपोर्ट किया था, और उसके नतीजे में उनको लगा कि हमारे भी हालात अब खराब होंगे, तो वो तो इसलिए जा रहे थे। बाकी कोई भगत सिंह के नतीजे में, वो तो अभी बलूचिस्तान के अंदर कितनी हो रही है, तो क्या वो उनको आज़ादी मिल रही है? तो हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ अपराइजिंग तो होती रहती है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन जब वो जा रहे थे, मतलब उन्होंने वो आपके बहुत सारे प्लान दिए थे कि हम ये कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो आइडिया था वो ये था कि हम, कुछ लोग थे जो मिले, मतलब हमें ब्लेम देना पड़ेगा उन लोगों को। उन्होंने कहा कि सादा लॉ लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, उनको इस बात का नहीं पता, तो उनको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो हमारा भी नाम होगा। तो उन्होंने इसलिए एक अलहदा से मुल्क बना दिया, बजाय इसके कि उसके बुनियादी मसाइल को वो ठीक करते या कोई और प्लान होता उनके पास। तो अब उन्होंने वो नहीं किया, तो उसके बाद ये जब मुल्क बना, तो फिर उसके बाद तो मौजें लागी हर बंदे की, उन्होंने फिर इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। तो आप ये मैं कह रहे सुनिए एक पाकिस्तान जो है इलीट्स के लिए बना था? एक सेकंड, एक सेकंड, देखें बात सुने। 1946 तक जब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन तक, तो जिन्ना तकसीम हिंद के कायद लेंगे। और दूसरा एक झूठा इल्ज़ाम जो हमारे मुल्क के अंदर लगाया जाता है, मतलब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के ऊपर, जिन्हें हमारे आम फहम ज़बान में अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है, तो उनका भी वो ख़त खुतबा इलाहाबाद के बाद जो उन्होंने ख़त लिख के एक एक्सप्लेनेशन दी ताज बरतानिया के, वो तकसीम हिंद के कायल नहीं है, वो भी मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, और अखबारों में छपा था। उसकी क्लिपिंग्स आज तक आपको अवेलेबल है, मिल जाती हैं आपको। करारदाद लाहौर से लेकर कैबिनेट मिशन तक जिना तकसीम हिंद के कायल नहीं थे। वो तो ये कह रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका में कन्फेडरेसी है, उस तरह से मुस्लिम रियासतों को ज़रा ऑटोनमी दीजिए और लेजिस्लेटिव पावर दीजिए उन्हें, मगर रखिए उन्हें इंडियन डोमिनियन के अंदर ही। तकसीम हिंद के वो कायल नहीं थे। जो तकसीम हिंद का आइडिया आता है, ये एक्चुअली आ रहा था आपके सर सैयद अहमद खान से, और इस आइडिया को बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर चुके थे। मगर उसके बाद फिर जो बंगाल में फसादात होते हैं, और वहाँ से फिर अंग्रेज़ों से उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये वाकई दो कौमें हैं और ये एक साथ नहीं रह सकते, तो वहाँ से तकसीम हिंद का आइडिया शुरू होता है। और फिर उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल उन लोगों का जिन्हें आज हम सरकारी काफिर कहते हैं इस मुल्क के अंदर, उनके जो खलीफा थे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब, उनका एक बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने जिना को तकसीम हिंद के ऊपर कायल किया। पाकिस्तान बनाने में तो उनका भी बड़ा हाथ था, और वो एक्चुअली ये चाहते थे कि वो इस मुल्क के अंदर शरई निज़ाम नाफिज करें। तो आज जब शरीयत उनके ऊपर नाफिज हुई है, तो उनकी तबीयत साफ हुई पड़ी है, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं इस मुल्क से। तो यार, ये जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदना शुरू करते हैं ना, तो वो उस गड्ढे में आप सबसे पहले खुद ही गिरते हैं। तो ये एक्चुअली जो हमारे अहमदियों के साथ हुआ है ना, ये इन्होंने, इनका तारीखी रोल जब आप उठा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये सबको काफिर करने जा रहे थे, ये खुद ही काफिर हो गए। ये जहां तक ये बात है कि इस्लाम के नाम के ऊपर बनाए, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। इस्लाम के नाम के ऊपर नहीं बना। मुस्लिम रियासतों की ऑटोनमी की जना बात कर रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसके अंदर रहते हुए वो बात कर रहे थे। मगर मुगालता पाकिस्तान में इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया। तो जिन्ना के ऊपर हम रट के टोटल इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इसमें और बड़े लोग हैं जिनके ऊपर, जिनकी बातें सुन के जिन्ना साहब ने सर्टेन डिसीजन लिए, और वो एक्चुअली कल्प्रिट्स हैं। भुट्टो साहब के वालिद शाहनवाज भुट्टो शाहनवाज का भुट्टो क्या साहब जी, जबरदस्त किरदार है भाई पाकिस्तान नहीं बनाने में। नहीं, भुट्टो साहब के वालिद शाहनवाज भुट्टो, मतलब शाहनवाज भुट्टो क्यों भाई, उनको सर का खिताब मिला हुआ था, वो सर शाहनवाज भुट्टो थे। और एग्जैक्टली। 1934 के अंदर, 1934 के अंदर वो जीएम सैयद के घर के ऊपर बैठ के एक सियासी पार्टी बनाते हैं, और उस सियासी पार्टी का नाम पीपल्स पार्टी है। और ये सियासी पार्टी जो थी, ये अंग्रेजों के इंडिया छोड़ के जाने के खिलाफ का, मतलब खिलाफ थी। इसकी आइडियोलॉजी में ये चीज़ थी ही नहीं कि अंग्रेज जो है वो इंडिया को आज़ाद करके चले जाएं। ये सर शाहनवाज भुट्टो का किरदार है, और उसकी औलाद हमें ये बता रही है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बना था। यार सुभान अल्लाह। और हमने मान भी लिया हुआ है, 1973 में जो तारीख लिखी गई, इस आइन के साथ साथ इस मुल्क की हिस्ट्री भी तो रीराइट की गई है ना। तो अब मतलब उस बंदे की औलाद जो अंग्रेजों की गुलामी बनाना चाहता था, उस बंदे की औलाद मुझे ये बताएगी कि ये मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बना था और ये इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, और वो मुझे आर्टिकल 2 देगा। और वो फिर उठा के प्री एम्बल को, जिसमें जिस प्री एम्बल के अंदर मतलब मौदूदी साहब की मंशा के ऊपर जो प्री एम्बल लिखा गया,
जो पास किया गया करारदाद मकासद जिसे आप कहते हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तमाम इक़्तिदार और इख्तियार अल्लाह के लिए है, तो भाई ये पार्लियामेंट किस लिए है? तो इसकी जरूरत क्या थी? इसको बंद करें, अपने अपने घर जाएं, अल्लाह मियां चला लेगा ये मुल्क। सवाल मुगालता तो इनसे ये होना पाकिस्तान में चाहिए ना, एंडी, ये जो सियासी खयानत इन लोगों ने की है, दैट शुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल। भाई जितने जितने लोगों को भी सर का खिताब मिला था, तो वो सर किसका खिताब दिया किसने था अच्छा, पहले तो और फिर उनको ये हम जो पढ़ाया जाता है मुगालता पाकिस्तान में, उन सारे लोगों को पढ़ाया जाता है प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जिनके सर के साथ सर लगा हुआ है, सर सैयद अहमद खान, सर फला, सर फला। हाँ, तो ऐसा मेरा मसला जो है ना, वो 1947 का जना का पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि वो तो 71 में वो एब्लिटरेट हो गया ना, इट्स गॉन। मेरा मसला जो है वो जो 1971 से जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान बना है सर, दैट इज माई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ हूँ जो जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया था। मैं तो अच्छा उस मैं आपको आइन के proposition जेर अताब हूँ जो जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे दिया हुआ है, और उससे मेरी जान नहीं छूट रही। अच्छा मेरी एक प्रपोजिशन ले लें। आज अगर हम सर्वे करें पाकिस्तान के अंदर कि आपको जन्नत चाहिए है या पाकिस्तान के हालात बेहतर चाहिए, तो आपके ख्याल में अवाम क्या क्या सिलेक्ट करेगी? वो तो जन्नत के लिए वोट करेंगे। जन्नत के फिर लिए वोट आ जाएगा आपको, रेफरेंडम तो करवा लें। फिर फिर वो महंगाई के लिए क्यों रो रहे हैं? फिर ये सारे मसाइब के लिए क्यों? हाँ, फिर उनको जन्नत में जाना चाहिए, मतलब ये क्यों? ये तो अजीब सी बात होगी कि आप जाना कहीं और चाहते हैं, डायरेक्शन किसी और तरफ आपकी है, तो बिल्कुल सही। गाड़ी किसी और तरफ लेके जा रहे हैं आप, और देखिए, मंजिल किसी और जगह पे पहुंचना चाहते हैं। तो भाई अगर ऐसा जन्नत चाहिए तो जाओ, अभी से चले जाओ। पाकिस्तान में हर बंदे को इस्लाम चाहिए, मतलब इस्लाम मुझे भी चाहिए, मगर अपने लिए नहीं चाहिए। चोरी करें तो आपके हाथ कटने चाहिए। मैं जो है ना, मैं सिविल अदालत में चला जाऊंगा, मुझे क्रिमिनल कोर्ट में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फैसला ले लूंगा, 3 महीने जेल जाने को मैं तैयार हूँ, थोड़े हाथ कटने चाहिए। नहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं, यूएस में भी जो पाकिस्तानी हाँ, बैठे हुए हैं उन्हें पाकिस्तान में उन्हें इस्लाम पाकिस्तान में इस्लाम चाहिए, चाहिए, उन्हें यूएस उन्हें में नहीं यहाँ चाहिए। इस्लाम नहीं अच्छा, चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जन्नत का भी यही हाल है सर, मुझे अपने लिए तो जन्नत चाहिए यहाँ भी और वहां भी, मगर आपके लिए यहाँ जानना होना चाहिए, वहां आपको जन्नत मिलती है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। ये जो अवाम का दोगला म्यार है ना, इसको भी मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, कि अवाम के इस दोगले म्यार को भी हमें जो है ना, वी हैव टू क्वेश्चन इट। एक्चुअली ये अवाम प्रॉब्लम ही कहाँ का से आया दोगला है? मयार है, देखो एंडी, अवाम ही का दोगला मयार है। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है ना, ये पॉलिटिशियंस भी इसी कौम से उठ के आ रहे हैं ना, इसी अवाम से निकल के आ रहे हैं ना, और उनको उसका माइंडसेट पता है कि क्या माइंडसेट है। तो जब तक आप अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप तालीम का हाल देख लें, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, आप ये चेक करें। अच्छा, आप लोग कहते हैं ये तो बड़ी बेरहमी की बात है कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई, आप परसेंटेज वाइज कंपेयर कर लो फिर, कि अगर 100 लोग वहां के उठा लो, 100 लोग अपने उठा लो, उनकी तालीम का मेयार देख लो, अपनी तालीम का मेयार देख लो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया में करप्शन नहीं है, बहुत करप्शन है, उनकी कितनी सीरियल्स आती रहती हैं, मूवीज आती रहती हैं इंडिया की करप्शन पे, इवन इंडियन से बात होती है, वहां पर भी बहुत करप्शन है। बट इन कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान, जो हाल पाकिस्तान का है और जिस तरह से इस्लाम के नाम पर लोगों का इस्तेसाल किया जाता है ना, अच्छा, जो जितना ज्यादा खबीस और कमीना है ना, वो उतना तस्बीह हाथ में लेके चलता है, उतनी ऊंची शलवार पहनता है, और दाढ़ी रख के तो सारे गुनाह ही धुल जाते हैं, और औरतों के हिजाब करके सारे गुनाह धुल जाते हैं, अंदर कुछ मतलब भी कर रही हूँ। फरियाला आप अटलांटा में रहती हैं। हम्म। अब मतलब आपके जो लोकल, आपकी जो लोकेलिटी है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत हम्म। सारे पाकिस्तानी हैं हमारे जो वहाँ पे स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, हम्म। कन्वीनियंस स्टोर, गैस स्टेशन के बिजनेस के अंदर, हम्म। हर गैस स्टेशन के अंदर जुए की मशीनें लगी हुई, वहाँ से कमा रहे हैं, बियर बेच रहे हैं, हर साल हज करते हैं। और यहाँ हाजी साहब बने हुए हैं, शलवार जो है वो 1 फुट ऊपर की हुई है टखनों से। उसका फतवा चेक कीजिए, उसका फतवा ये है कि अगर आपकी मजबूरी है और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, ये इस पे मैंने बड़ी तहकीक की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोगलापन है, राइट? तो आई हैव रिसर्च इट क्वाइट अ बिट, क्योंकि कुछ हमारे जानने वाले हैं, उन कुछ ओन करते हैं गैस स्टेशंस वगैरह और बार्स एंड स्पोर्ट्स बार एंड दिस एंड दैट, हम्म, और कुछ उनमें काम करते हैं। तो एक साहब जो बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे अटलांटा में, और एक इमाम बारगाह के करता धरता भी हैं, शिया सैयद, राइट? तो वो उस जगह पे जो थे, वो पोर्क के सैंडविचेस बनाते थे। तो पता किया गया कि भाई ये तो इतना तालीमात देते हैं और इतनी तकारीर करते हैं, तो ये मसाजिद में, इमाम बारगाह में, तो फिर ये पोर्क के सैंडविचेस बना रहे हैं खुद। तो उन्होंने ये कहा कि भाई फतवा ये है, मैंने आलिम से पूछ लिया था, वो मर्जा होते हैं ना जिनकी तकलीफ, वो भी हाँ एक हाँ, अलग सा टॉपिक है। तो
पता कर लिया था कि अगर मजबूरी हो और कहीं और जॉब ना, आप ढूंढते रहें, कहीं और जॉब ना मिल रही हो, तो क्योंकि आप उसे ओन नहीं करते, आप सिर्फ अपने बॉस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज यू डोंट ओन इट, यू डोंट ईट इट, एंड आपका दिल उसमें शामिल नहीं है, तो इट इज ओके। ठीक है। अच्छा। अच्छा, जो यही फतवा, हाँ, एक सेकंड फरियाल, अब यही फतवा हम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगा दें जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बंदे मारती फिर रही है, तो फिर तो सारा कुछ हलाल हो गया। तो फिर एग्जैक्ट, अरे जुल्म किस आप बात का, मुझे, रोना किस बात का? अरे मैं तो $200 में फतवा ले लूं मुल्लाओं से। आप यकीन करें, जिस चीज पे आप कहें $200 दो उनको, कोई भी मुल्ला बुलाएं आप पाकिस्तान से या कुछ भी, उसको थोड़े से पैसे दीजिए और आप माइक पे फतवा ले लें आप उससे, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, हर हर मुल्ला की कीमत है। और जो आदमी कुछ नहीं कर पाता ना, वो मुल्ला बन जाता है। दैट इज वाई इट इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। और ये एक मदरसों का भी एक इशू है वहां पर कि वो इतने इलिटरेट होते हैं कि वो किस किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं मदरसे के बच्चों को, किस किस तरह से अपने मोहल्लों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। अच्छा, आई आई एक्चुअली वांट टू गो बैक टू एसेंस, वन ऑफ द थिंग एसेंस सेड अर्लियर अबाउट, देखो अभी बात बिल्कुल दिमाग में आई और फिर निकल गई। आई रियली वांटेड टू एड्रेस इट, अब फिर दिमाग से निकल गई सर्वे, बात। वो सर्वे की बात तो नहीं, सर्वे की बात तो नहीं थी कि अगर सर्वे करवा लिया जाए? नहीं 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 नहीं, एक एक और बात थी, खैर वो दोबारा जब दिमाग में आएगी तो मैं दोबारा कर लूंगी। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि ये जो आपकी असल में आर्मी है, जो लोग कहते हैं ना कि यूजुअली कंट्रीज हैव द आर्मी, बट द पाकिस्तान इज द कंट्री वेयर आर्मी हैज द कंट्री। तो हम्म। एक्चुअली यरगमाल बनाया हुआ है ना 25 करोड़ लोगों को, 6 लाख 7 लाख लोगों ने। तो आप अगर उनके, मैं अभी फेसबुक पे किसी साहिबा का स्टेटस पढ़ रही थी। अब वो जाहिर है वो समझती हैं कि वो बहुत काबिल हैं, लेकिन जाहिर है वो स्टेटस से पता चल जाता है कि बंदे का कितना मुताला है। तो वो कहती हैं कि जी उन्होंने अमेरिकन फौजियों का पाकिस्तानी फौजियों से तकाबुल किया कि भाई अमेरिका में भी बड़ी लोगों को वो मिलती हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं अमेरिकन फौजी को, और तो पाकिस्तानी फौजियों को लोग बुरा क्यों कहते रहते हैं। अब ये मुझे पता है कि उनके आसपास भी कोई अमेरिकन फौज में नहीं है, ठीक है, और उनके आसपास भी कोई पाकिस्तान आर्मी में नहीं है। इत्तेफाक से मेरे रिश्तेदारों में पाकिस्तान आर्मी में भी लोग हैं और मेरे दोस्तों में अमेरिकन आर्मी में लोग हैं। तो आई कैन एक्चुअली सी कि क्या डिफरेंस है ना, उस तरह की फैसिलिटीज हैं अमेरिकन फौजियों को, ना रिटायरमेंट के बाद इनको इस तरीके के प्लॉट्स मिलते हैं, ना वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में उनको लगाया जाता है इस तरह से अमेरिकन फौजियों को जिस तरीके से पाकिस्तानी फौजी लगते हैं। कराची में तो आप देख रहे हैं ना, कोई रियल एस्टेट डील हो नहीं सकती बगैर किसी ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, रिटायर्ड कर्नल को शामिल किए बगैर। यू नो दैट राइट? तो नहीं नहीं, उनके बगैर ना बहरिया बनता है, ना डीएचए बनता है, अच्छा, ना आप बिल्कुल, मतलब आशियाना हाउसिंग सोसाइटी नहीं आप बना सकते। दे एग्जैक्टली आर इन्वॉल्व। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं, यहाँ पर भी है, लेकिन कम से कम यहाँ ये जरूर है कि वो कॉरपोरेशन लेवल पे वो इंटरनेशनल लोगों को एक्सप्लॉइट ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू अमेरिकन पब्लिक। उसको भी करते हैं लेकिन वो लेवल नहीं है, और फिर वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में भी नहीं आते। ये तो सीधा सीधा इन्होंने 50 साल जो है ना, 40-50 साल ये गवर्नमेंट में रहे, ये किसी वजीर आजम को अपनी टर्म पूरी नहीं करने देते। मुझे बता दें, कोई एक वजीर आजम बता दें जिसने अपनी टर्म पूरी की हो पाकिस्तान में, नाम ले दें आप किसी एक का, बताओ। 5 साल किसी वजीर आजम ने पूरे किए हो इस कंट्री में? एहसन साहब आप बताइए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, उसके अंदर प्रेसिडेंट शामिल है अरे ज्यादा। लानत भेजे, उसके तो पास कोई इख्तियार ही नहीं होते। हाँ बिल्कुल, वो उस तरह से कोई नहीं। देखें, वो लोग अब नहीं है, टर्मिनेट उसको पहले करते थे। हैं जिसके पास इख्तियार है, पहले थे, थोड़ा अब बहुत नहीं है। है ना। क्या बिल्कुल। कह रहे पहले थे, अब नहीं है। हैं? नहीं, लेकिन आइडिया देखें, वो भी जो प्रेसिडेंट के पास जो इख्तियारात आए थे, वो फौजी प्रेसिडेंट बना था तब आए ना। वो उन्होंने खुद ही, वो क्या था कि मैं परवेज मुशर्रफ, सदर सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ, सदर पाकिस्तान नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ को एक्सटेंशन दे रहा हूँ वाली स्टाइल ना। हाँ, एक ही बंदा दो दे लेके बैठा है और एक ही। तो नहीं तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारी रियलिटी तो ये है सर कि एक ही बंदा जो है वो सारे ओहदे लेके बैठा हुआ है। मतलब हमारा चीफ जस्टिस, हमारा वजीर आजम, हमारा चीफ एग्जेक्टिव यानी हमारा सदर, वो सारा का सारा एक ही बंदा है और वो है आर्मी चीफ। बिल्कुल। क्योंकि वो तो कौम का अबू होता है ना।
तो कौम के अब्बू अगर नहीं चलाएंगे कौम को, तो फिर कौन चलाएगा भाई? नहीं नहीं, कौम को अब्बू को अब्बू किसने बनाया? आप खाली एक बंदे को इल्जाम नहीं दे सकते। ये जो नहीं आर्मी नहीं, की जो जो फरियाल, अगर आप मेरा लोग हैं मेरा फायदे उठा पिछला रहे हैं। पिछला वीलॉग मेरा आप सुने, तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था? मैंने यही कहा था ना कि हमारी रियलिटी ये है कि भुट्टो साहब ने अयूब खान को डैडी बनाया। हम्म। वो उसको डैडी कहते थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने ज़ियाउल हक को कहा हमारा रूहानी बाप है। फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि ये तो पूरी कौम का बाप है। तो मतलब हम अब्बू अडॉप्ट करते हैं इक़्तिदार लेने के लिए। ये हमारे सियासतदानों को बता रहा है कि वो अब्बू अडॉप्ट, जब उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा होता अब्बू अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ अब्बू मुझे अडॉप्शन चल पता है रही है, क्या अब्बू करें। बच्चे नहीं अडॉप्ट कर रहे, बच्चे अब्बू अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, या एक साढ़े और नौ भी माह चीज बाजे। है, कुछ सियासतदान थोड़े से कहीं ना कहीं, सियासतदान तो नहीं, इसीलिए मैं खान साहब को सियासतदान नहीं कहती क्योंकि वो काफी नाइव हैं टू बी अ पॉलिटिशियन, राइट। मुझे पता है इस पे मुझे बड़ी गालियां पड़ने वाली हैं इस स्टेटमेंट पे। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि मैं मतलब एक तहरीक चलाता रहा, लेकिन जब मैं एक्चुअली गवर्नमेंट में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ क्या खराब किया है अंदर, यानी ब्यूरोक्रेसी में काम ही नहीं करने दिया ब्यूरोक्रेट्स ने ना उनको। वैसे भी यार मतलब हमने काफी बैश कर लिया बेचारे पॉलिटिशियंस को, मतलब काफी कर लिया उनके साथ। तो मतलब ये जो करंट अफेयर्स हमारे आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कुछ खबरें हैं मेरे पास, मैं आपके आगे दे देता हूँ आपको। कि पहले जी एक बिल आने लगा था, आईनी तरमीमी बिल, हमारी असेंबली के अंदर। और वो आईनी तरमीमी बिल जो था वो सिर्फ और सिर्फ इट वाज गोइंग टू डील विद द सुप्रीम कोर्ट के जी। वो पहले फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की बातें कर रहे थे। वो फायद ईसा साहब ने अल्लाह नाम सारी दुनिया के आगे सामने आके कह दिया कि जी मैं तो कोई एक्सटेंशन दे रहा हूँ। साफी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं एक्सटेंशन देंगे भी तो नहीं लूंगा। तो फिर गवर्नमेंट ने उसका एक बाईपास निकाला। वो बाईपास ये था कि जी इनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए, 65 टू 68 ले जाया जाए। अच्छा, ये पहले भी हुआ है कुछ मुल्कों के अंदर। हमें याद है जॉर्ज बुश साहब जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो रिटायरमेंट एज जो थी वो 65 थी, उसको उन्होंने इंक्रीज करके 67 कर दिया था। 2 साल उसमें ऐड कर दिए थे। तो आई मीन दैट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो 65 को 68 पे ले जाते हैं। मगर अगर आपने ये भी करना है, तो फिर आप मतलब ये अगर आप सिर्फ एक इदारे के लिए तो नहीं कर सकते, देन यू हैव टू डू इट फॉर एवरीबॉडी। तो फिर ये आपको आर्मी के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हाँ, मैं यही क्वेश्चन रिटायरमेंट करने एज वाली को ही थी। ऑल टुगेदर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो एंडी, आप ये बताइए, ये जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त, ये क्या उन्होंने सिर्फ काजी फाइज ईसा के लिए ये किया है या पूरी कौम में ही वो रिटायरमेंट की एज बढ़ा रहे हैं? नहीं, ये फिर होगा तो ये सबके लिए होगा। मगर इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसके अंदर एक इशू आ जाता है, नंबर्स नहीं पूरे होते। नंबर्स उसी सूरत में पूरे होते हैं कि मतलब अभी इस वक्त जो है वो अटक गई है बात। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि पीटीआई के कुछ लोग टूट गए हैं जो डिफेक्ट करने को तैयार हैं ऑन कोई दिस नई इशू। बात बताएं, टूटते रहते हैं, अच्छा, वहां आगे चलें। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वो उनकी अपनी कुछ रिजर्वेशन हैं, उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। फौज भी मिल रही है, पीटीआई भी मिल रही है, सब मिल रहा है उनसे। सब जाके उनसे मिल रहे हैं, हुकूमत भी मिल रही है। बिलावल भी पहुंचे हुए थे कल रात को। मतलब मौलाना के घर तो रौनक लगी हुई है, अब वहाँ रात नहीं होती, वहाँ सोता कोई नहीं है। 24 आवर की शिफ्ट पे लोग मिल रहे हैं मौलाना साहब से। मगर यहाँ जो डिफेक्ट होने के ऊपर जो एक फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट से, ये अगर आपको याद हो, पंजाब असेंबली का जब केस बना था, वो क्या नाम था उनका, चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने लगे थे। तो वो वोट के ऊपर जो खड़ा पड़ गया था, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी पार्लियामानी लीडर की गाइडलाइन के अगेंस्ट अगर वोट देते हैं तो उनका वोट काउंट नहीं होगा और उनकी रुकनीत भी खत्म हो जाएगी। दैट्स डायरेक्टली फ्रॉम आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन का जो है। तो अब वो उसके अंदर वो भी ऐड हो गया है कि जी 63A को भी रिव्यू किया जाए, और 63A को शायद है कि टोटली नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो जाएगा। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट नहीं होगी, ये कहना नहीं चाह नहीं, रहे हैं? अमेंडमेंट तो होगी, अमेंडमेंट तो होगी। इसके अंदर जो डिले आया है वो इसी वजह से आया है कि वो गवर्नमेंट को पूरा एक पैकेज तैयार करना पड़ गया है। अब उसके अंदर ये जो मज़े की बात यह है कि ये जो 63A है, ये नवाज शरीफ साहब लेके आए थे। ये इनका अपना बनाया हुआ कानून है फ्लोर क्रॉसिंग के अगेंस्ट। जब ये 2/3 मेजोरिटी में थे मियाँ साहब, ये लेके आए थे। तो अब हम फिर वही तमाशा देख रहे हैं कि एक अमेंडमेंट की गई और फिर एक और अमेंडमेंट करके उसी अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया गया।
तो मतलब हम एक कदम आगे और एक कदम पीछे चलने वाला गेम जो है वो पिछले कोई 20-25 साल से खेल रहे हैं। नहीं, वो तो पॉलिटिक्स में फिर होता है। अच्छा, इसमें हाँ एक और कानून इन्होंने अभी, ये मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये लेके आए थे, अगर आपको याद हो। उसको भी रिवर्स करने की अब बातें हो रही हैं कि अब जो है वो दो जजेस जो हैं वो काजी फायज ईसा साहब के, उनके हम ख्याल नहीं है। तो अब बेंचेस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उनकी मर्जी की बेंचेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसको रिवर्स किया जाए ताकि उस तरह की बेंचेस बन सकें ताकि वो काम चल सके। तो बड़ा कुछ पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर ये सब कुछ होता है तो इसके नतीजे में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी मतलब और मजीद कितनी बढ़ जाएगी, ये बताइए ज़रा मुझे। अच्छा, ये फरियाल आप एड्रेस करेंगे इसको? नहीं नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पहले आप करें और फिर मुझे उसमें अगर कोई ऐसा पॉइंट नजर आएगा जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ या उसके साथ एग्री करती हूँ, मैं उस पर बात करूँ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसके, तो मेरा ख्याल है आप इस पे बात कीजिए। अच्छा, इसमें मुझे ये नजर आता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के 5 साल पूरे करना। ये किसी भी गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कोई निकाले ना। और उनको जो खतरा है इस जो आने वाले जजेस हैं उनसे, वो यही है कि काजी फैज ईसा साहब अगर चले जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए पैदा हो जाएंगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि काजी साहब को यहाँ पे रखा जाए, और उसके लिए ताकि वो जस्टिफाइड लगे, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो एक पर्टिकुलर बंदे को एक्सटेंशन दे, उन्होंने कहा कि इसकी हम अमेंडमेंट लेके आते हैं ताकि लगे कि जी हम तो पूरी कौम के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो चैलेंज आता है वो ये है कि ये तो कर लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहती है, और ये गवर्नमेंट से मुराद हमारा GHQ है, और वो जो वहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यूनिफॉर्म पहन के, अल्लाह के नेक आदमी, वो उनके लिए कोई भी करना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास गन भी है, डंडा भी उनके पास है, और उनके पास और पैसे भी सैयद हैं। भी हैं, वो हाफिज भी हैं और सैयद भी हैं, ये याद मतलब रखिएगा। खुदा की मदद भी शामिल है ना, अब ये कह लें। अच्छा, तो वो तो कोई मसला उनके सामने कभी भी नहीं रहा, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में ये मसला नहीं रहा कि अमेंडमेंट लाना चाहें, और कुछ लोग कहें जी कि हम हाथ खड़े करते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अब मैं पंजाबी में वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब वो उनसे करवा लिया जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। मेरी सजेशन ये है हमारे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए, कि वो एक काम करें कि वो आर्मी चीफ को ताहयात उनके लिए एक बिल बना दें कि आर्मी चीफ जो होगा पाकिस्तान का वो फॉर लाइफ होगा, जो भी बन जाए वो फॉर लाइफ होगा, तो ये मुल्क चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे असल मसला जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की सीट का नहीं है, मसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सीट का है। ये जंग है, और उसके लिए एक्सटेंशन चाहिए होती है। तो सारे जितने भी लोग आए उन्होंने यही काम किया, और वो एक्सटेंशन लेने के चक्करों में दूसरी पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। तो मेरी ये अच्छा, हाथ ऐसा जोड़ के इनसे अपील हमारे सेनेटर से और लेजिस्लेटर से कि आर्मी चीफ को जो है ना फॉर लाइफ कर दें, तो मसला चल जाएगा आपके मुल्क का। ऐसा में इसमें एक बाकी चीज़ सारी और भी गवर्नमेंट है। पूरे 5 साल करेंगी और उनका काम चलता रहेगा। इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने दौर में, जिस वक्त वो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, फुल बेंच बना के एक फैसला दिया हुआ है कि जी जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, और उसकी मियाद कोई मुकर्रर नहीं है। जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो जो सीनियर मोस्ट उसके नीचे बैठा हुआ है वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस बन जाएगा। वो कलमदान उसके हवाले करके तो वो जज साहब घर चले जाएंगे और दूसरे जज साहब जो वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इसकी भी मुद्दत मुकर्रर की है 3 साल। 3 साल आप मुद्दत मुकर्रर करें चीफ जस्टिस के टेन्योर की, और प्लस इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करें कि इसे लगाना हमने है। ये सीनियर मोस्ट वाला चक्कर नहीं चलेगा, हमें सवाबदीदी इख्तियार दिया जाए कि चीफ जस्टिस हम लगाएं। वही बात है ना। अच्छा, मैं एहसन की बात, एहसन कह रहे हैं ना कि एक ये कर दें कि फॉर लाइफ होना चाहिए। क्या ये नहीं हो सकता कि किसी भी तरह, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, तो आपसे मैं ये सवाल अपनी नॉलेज के लिए करना चाह रही हूँ कि क्या ये पॉसिबल नहीं कि कुछ ऐसी शिक बना दी जाए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसमें ये लिखा जाए कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, एक बार अगर वो रिटायरमेंट पे पहुंच गया तो एब्सोल्युटली नॉट, किसी भी तरीके से, बल्कि जो फ्यूचर पार्लियामेंट्स भी होंगी उनको ये इख्तियार नहीं होगा कि वो इसमें कोई अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अगर यूं देखें तो देखिए, जो
गवर्नमेंट होती है उसकी 3 एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस होती है ना, आपकी पार्लियामेंट है, जुडिशरी है एंड ये डिफेंस, ये जो आर्मी। तो अ, ये अगर हम इसको इस तरह से ले लें कि इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉक लगा दिया जाए आर्मी जनरल के एक्सटेंशन के ऊपर, कि जिसको अगर पास भी करना हो तो उसमें इतने नंबर्स चाहिए हों कि वो उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, कुछ बहुत ऐसा अच्छा किया जा सकता है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन असल में इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स ये है कि जो लोग, लेट्स सपोज कि ऐसा हो जाता है और एक आदमी 3 साल से बियान नहीं जा सकता, तो इनको, जो लोग गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, उनको आर्मी चीफ की सपोर्ट चाहिए होती है। क्योंकि अगर वो आर्मी चीफ की सपोर्ट नहीं चाहिए तो आर्मी चीफ के पास भी ये ऑप्शन होता है कि वो लोगों को पैसे दे के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ सकता है, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ। तो चूंकि उनके पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला लूप होल मौजूद है, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसको फिर रोकने का तरीका वही होता है ना, कंप्रोमाइज होता है, ले दे, कि भैया हम आपको 3 साल या 5 साल और देते हैं तो आप ये काम ना करें, तो वो कहेगा जी ठीक है मैं नहीं करता। तो इसमें इसमें ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगर तो या तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, हमें ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी खत्म करना पड़ेगा, हमें लोगों को गन भी देनी पड़ेगी कि अगर कोई आर्मी चीफ 3 साल से ऊपर जाए तो आप गन लेके बाहर आ जाएं सड़कों पर, जैसे अमेरिका में उन्होंने लोगों को गन दी हुई है। ठीक है। और अमेरिका की आर्मी भी यहाँ बैठी हुई है, आपकी जो पेंटागन है वो कुछ ज्यादा दूर नहीं है वाशिंगटन डीसी से। ठीक है, वो नहीं आते, वो उनको पता है कि अगर हम आए तो फिर पूरे अमेरिकन के पास गन है तो यहाँ पे क्या होगा। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको गवर्नमेंट चाहिए। अब यही वो इश्यूज हैं जो कि मुझे बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। जब हम किसी पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो हमारे में कोई पॉलिटिशियन सिंसियर है ही नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आना चाहे, जो इनको जकड़े कि आपका रोल ये है और आपने इसके अंदर रहना है, और अगर नहीं रहेंगे तो फिर हमारे पास दूसरे तरीके, हम वो दूसरे तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है ना, ये एक तरह का कंप्रोमाइज होता है कि जी आप हमें कुछ ना कहें और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, जैसे आप कहेंगे हम आपका कर देंगे। तो ये अवाम को ये दिखाया जाता है कि देखो जी ये आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले रहा है, और वो नजर भी आता है हमें, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है जो कि हमें नजर नहीं आता। आपके ख्याल में खान को जेल में क्यों डाला? खान को जेल में, इसके पीछे भी बड़ी एक लॉजिक है कि पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगी कि बाजवा साहब जो थे उसको नवाज शरीफ एक्सटेंशन देने के हक में नहीं थे। तो बाजवा साहब जो थे वो इस बंदे को लेके आए कि मैं आपको जितवाता हूँ, आप मुझे एक्सटेंशन दे देना। अच्छा, उसने एक्सटेंशन उसको दे दी, और उसके बाद बाजवा साहब ने वही करना था, क्योंकि बाजवा साहब को, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि बाजवा साहब को लगा कि मेरे साथ बहुत बुरा होगा इसके बाद, वो इन लोगों को और ले आया। अब इनकी हो सकता है कुछ और भी टसल चल रही थी, अपॉइंटमेंट को लेके बहुत सारे मसाइल चल रहे थे, तो पावर तो उनके हाथ में नहीं थी। अब होता ही है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे पास, वो लेके तो उसको मिलिट्री आती है, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो उसको भी लगता है कि यार मेरे पास भी पावर है, मैं भी कुछ कम कर सकता हूँ। तो जब वो अपने जो है ना मसल्स को फ्लेक्स करने की कोशिश करता है तो उसके बाद वो आ जाते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। तो यही उसके साथ हुआ। उसका बेहतरीन तरीका यही था कि किसी, जैसे जैसे उन्होंने चलाकी कर, वो चलाकी उन्होंने बाद में की, लेकिन ये बंदा पहले चलाकी करता, उसको एक्सटेंशन ना देता। गवर्नमेंट फिर भी उसकी जानी थी, ये नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं जानी थी, लेकिन अवाम के अंदर जो थी ना वो कुछ और सूरत हाल होनी थी। तो अब जो गवर्नमेंट, अब देखिए एक गवर्नमेंट ने पूरे 5 साल की, एक पार्टी ने, और वो है जरदारी साहब की पार्टी, जिसमें जनरल कियानी साहब थे, और वो मसला खड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसको 3 साल की एक्सटेंशन दी कि भाई ये ले लो, हमें कुछ ना कहो। तो उनकी गवर्नमेंट पूरे 5 साल कर गई। नवाज शरीफ ने हमेशा ये कहा कि मैंने किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी, और उसकी हर दफा गवर्नमेंट गिरी है। लेकिन इस दफा वो बड़े चालाक हो गए, उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे भाई बाप हैं, आप हमारी पूरे 5 साल जो है ना गवर्नमेंट चलने दें, और हम आपको जैसे कहेंगे ना वैसे करेंगे। तो इस दफा वो बंदा अपने हाथ का ही लेके आए हैं, और ये जनाबे वाला पूरे 5 साल गवर्नमेंट बड़े आराम से चलाएंगे, हो सकता है इससे आगे भी जाएं। और उसमें उसी में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी शामिल है, इस आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी आएगी। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना उससे तो, और वैसे भी जो मैं सुनती रहती हूँ पाकिस्तान में सिचुएशन, उसके हिसाब से तो ये लगता है कि ये एक हैमस्टर व्हील है जो बस इसी तरह से चलता रहेगा, राइट? तो आपको ये लगता है, अब जो मैं बात करने जा रही हूँ ना उसमें बड़ी, मुझे पता है बड़ी गालियां पड़ने वाली हैं। अ, ठीक है, जो माजी में हो गया, जो गलत हो गया वो हो गया। डू यू थिंक कि ये जो आर्मी हमारी डराती रहती है कि इंडिया हमला कर देगा, मुझे तो ऐसा मुझे, मेरी ऐसी अंदर से फीलिंग आती है एक बार कर दे और कब्जा कर ले और बना ले इसको वापस इंडिया। तो डू यू थिंक कि दैट इज समथिंग दैट इज फीजिबल, कि अगर ये हो मेरा तो जाए क्या तो हालात बेहतर हो जाएंगे?
मेरा तो ख्याल ये है कि अवाम को हमें कोई एक डिफरेंट गवर्नमेंट का मैकेनिज्म सोचना होगा जिसमें अवाम को ये इख्तियार दिया जाए कि आप बताएं कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि पाकिस्तानी ये फैसला करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते, हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। और अगले वाली लो, बात, जो अभी मेरी बात इलेक्शन नहीं होने देते, लिटरली जो आर्मी जिसने यरगमाल बनाया हुआ है यही उनके तो मैं पास कह रहा हूँ, वो ये देगी। मैं यही कह रहा हूँ कि वहां अगर पाकिस्तानी अवाम ये कहे भी कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो इंडिया फिर भी बहुत बड़े सोच के ये फैसला करेगा कि हमने इन लोगों को अपने साथ मिलाना है कि नहीं। कब्जे वाली बात तो बात की हो गई ना, कब्जा तो वो कोई भी कब्जा करेगा तो उसको फिर अवाम को, अब ये कोई 16वीं 17वीं सेंचुरी तो है नहीं कि लोगों को मार दिया जाएगा, उसको उसके साथ मिलाना पड़ता है और उसको राइट्स देने पड़ते हैं, तो वो तो नहीं करेंगे। यही प्रॉब्लम है हमारी, जो हमारा जो मेंटल जो ब्लॉकेज है हमारे लोगों का, वो ये है कि उनको एक बॉर्डर्स में क्रिएट एक जेल बना के उसके अंदर उनको रखा है ताकि इनके टैक्स से सारा काम चले। लाज ऐसे बनाए जाते हैं और इनकी मौजें लगी हुई हैं, ये जितने भी एलीट्स हैं इनकी मौजें हैं, ये बाकी ये पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, ना रहते हैं, बच्चे भी बाहर सेटल हैं, खुद भी वहां पे चले जाते हैं। हमें एक डिफरेंट मैकेनिज्म लेके आना होगा, हमें एक डिफरेंट मेथड की जरूरत है कि इन लोगों के ऊपर यहाँ पे अमेरिका में सैंक्शन लगाई जाए। उसके लिए हमें कुछ ऐसा फ्रेमवर्क लाना होगा कि जिसमें अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, तो रिफॉर्म जो है ना वो अमेरिका से आएंगी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये आपने बड़े पाकिस्तान मजे की के, बात की। आप ऐसे नाम अमेरिका में होते हैं? जी बिल्कुल। ओके, अमेरिका में किस स्टेट में? मैं आपको बाद में बता दूंगा सारा कुछ, अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके ठीक है। ऑफ रेकर्ड, हाँ अब ऑफ रेकर्ड मैं आपको बता। तो हमें हाँ, हमें जो अमेरिका में लोग बैठे हुए हैं जो कि राइट माइंडेड लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी से बाहर जाके एक डिफरेंट मैकेनिज्म लाना होगा जिसके नतीजे में पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, वरना नहीं आएगी। आप बात करें ये हम लॉबिंग डिस्कस। की। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली मैं एंडी से बात कर रही थी लॉबिंग के हवाले से। आई हैव joined a lobbying another lobbying group. I was in different lobby before, but now I have changed my mind, and then I have joined another lobbying firm. So आपके ख्याल में यहाँ तो ज़ाहिर है 2 पार्टी सिस्टम ही है, जो बाकी तो वैसे तो रजिस्टर्ड तो 250 पार्टीज हैं, लेकिन वो नहीं आती यहाँ पे। तो 2 ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जो है बेटर है पाकिस्तान में सिस्टम चेंज करने के लिए? जरा ये बताइए, फिर मैं आगे एक बात बताऊंगी आपको। मेरा जो मानना है वो ये है कि पहले तो हमें पाकिस्तानियों को अपना एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का पैकेज लाना होगा। यानी हमें ये होमवर्क करना है, जिस बंदे ने भी प्रोजेक्ट को लीड करना है उसको ये होमवर्क करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना है कि हम इस तरह का मुल्क चाहते हैं, हम ये डेमोक्रेसी लेके आना चाहते हैं। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज आपके साथ मिलने को तैयार हो जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका की इसके ऊपर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास वो उस तरह का विजन नहीं है, हमारे पास उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे जो जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ किसी लीडर को लेके आते हैं या कोई मजहबी सिस्टम को लेके आते हैं, और उससे जो अमेरिका की इंटेलिजेंसिया है, जो उनकी कम्युनिटी है अमेरिका में, वो उनको बड़ा पता है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। और उसमें फिर वो भी हवाई बातें करके आपको ठगा देते हैं कि ठीक है जी वो करेंगे ये करेंगे। तो एक जर्नलिस्टिक हद तक हमारी जितनी भी लॉबिंग हो रही है वो जर्नलिस्टिक लेवल पे हो रही है, उसको स्कॉलरली लेवल पे एड्रेस नहीं किया गया। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से किया। इट इज नॉट दैट बिग इशू। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है एक्चुअली। यहाँ पे कुछ थिंक टैंक्स हैं, वो दे हैड कम अप विद समथिंग एंड दे टुक दैट प्लान टू पाकिस्तान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान। एंड लेकिन वो वहीं से खान साहब ने उसको ओके भी कर दिया था, तब भी बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा उस चीज़ को। तो असल पता है मसला खाली ये नहीं है कि पाकिस्तान में हमारे बड़े बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान में भी दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, और जो इवन बाहर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बड़ा दिमाग रखते हैं, और अच्छा थॉट प्रोसेस है उनका, और वही चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हमें वही चीज़ें उतनी नहीं जितनी अमेरिका में, तो कम से कम उसकी 50% भी हो जाए तो दैट विल बी अ गुड अचीवमेंट। बट द आइडिया इज कि वहां पर जो जिन जगहों से चीजों ने पास होना होता है ना, जो फनल होता है जहां से गुजरना होता है, वहीं चीजों को रोक दिया जाता है। तो आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो आपने भी अर्लियर तस्करा किया ना। ये अच्छा, ये खाली आर्मी का नहीं है। अगर आप सिविलियन लेवल पे भी कोई चीज लेके आना चाहें ना, तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि जो ये सेक्रेटरी लेवल के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, यही फाइलों को खत्म कर देते हैं और रोक देते हैं, ये नहीं आगे जाने देते, क्योंकि इसमें इनका नुकसान है ना। तो वेरी ट्रू। ये
है ना? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए जो आपने अर्लियर बात की ना कि जो चेंज आएगा वो अमेरिका से आएगा, तो चेंज भी अमेरिका से ऐसे नहीं आएगा कि उठा के हमने बस एक प्लान बना लिया, फिर वो प्लान सबमिट किया, वो हो गया। वो जो लॉबिंग है ना, वही एक इसका रास्ता है। और वो जो लॉबिंग की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो मैं आपसे बस ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ, आई डोंट नो कि आप कितना इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी में आपको कोई जो पोर्टल नजर आता है ऐसा है कि जिससे गो थ्रू होके आप लॉबिंग कर सकें, या डेमोक्रेटिक पार्टी में आपको वो होल नजर आता है, लूप होल नजर आता है, जहां से गुजर के आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए कुछ उसमें तब्दीली ला सकें? क्योंकि अगर आपको पता हो, पास्ट 70 ईयर्स में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया है पाकिस्तान के लिए, अगर आप वो देखें। इसीलिए नहीं आया, वो इसीलिए नहीं आया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल का डिजाइन है वो वही है। हमें अगर जो लॉबिंग करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर करनी है लॉबिंग। अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर बाकी चीजें आसानी हो जाएंगी, फिर आपकी फौज की तादाद भी कम हो जाएगी और बहुत सारे मसाइल आपके ठीक। दैट इज द प्रोजेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आपको डेमोक्रेसी को ठीक करना है। लेकिन और डू वो यू थिंक, नहीं, लेकिन डू यू थिंक दे वुड वांट दिस? बिकॉज देखिए ना, अमेरिका की तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक वे ऑफ हैंडलिंग है पाकिस्तान को, क्योंकि वहां से वो नजर रख सकते हैं चाइना के ऊपर भी, ठीक है ना? वहां से वो नजर रख सकते हैं ये जो ये तिब्बत का सारा इलाका है, और ये जो आपकी सारी ईरान के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पाकिस्तानी वाटर्स में आके अगर आप देखें तो वो, क्योंकि ईरान का चाबहार और हमारा गवादर साथ साथ है ना, तो बिल्कुल। वहाँ अपने जो वार्म वाटर्स हैं वहां से भी नजर रख सकते हैं। और अगर पाकिस्तानी फौज अमेरिका के साथ अगर मिली हुई है, तो चाइना के ऊपर डेफिनेटली उनका एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल है, इवन दो कि हम असल में चाइना को फ्रेंड मैं कहते हैं। समझता हूँ असल में इन्होंने एक स्कीम बनाई हुई है पाकिस्तान के जो लीड्स हैं, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है। मीडिया के जरिए लोगों को इस तरह से कायल किया हुआ है कि लोग एंटी अमेरिकनिज्म इनको फैलाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो पॉलिटिशियन भी उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रास्ता है वो ये है कि एंटी अमेरिकनिज्म नहीं बल्कि प्रो अमेरिकनिज्म जो है वो वाम तक पहुंचे, वाम को पता चले कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है बल्कि फ्रेंड है। और वो इस लेवल पे आ जाए कि पाकिस्तानी अवाम ये कहे कि हमें आर्मी नहीं चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी अबॉलिश की जाए और नेटो को यहाँ पे लाया जाए। इस तरह के जो इकदाम आप करेंगे तो फिर आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी डेमोक्रेसी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वाम को सहूलत चाहिए, उनको आर्मी नहीं चाहिए, उनको गन्स नहीं चाहिए। वी डोंट वांट द आर्मी, वी Such a वांट नेटो great टू। idea. Oh my God. I'm gonna present it. Very good. यस, वी नीड नेटो। पाकिस्तान को जो है वो डेमोक्रेटाइज करें वहां पे नेटो, क्योंकि अगर आपको इंडिया से खतरा है तो नेटो डिफेंड करेगी उसको। आप ये हमें कह खतरा रहे हैं कि बनाना है, खतरे को एड्रेस पाकिस्तान को करना है, इराक तो बनाया पाकिस्तान जाए। आर्मी इज अ थ्रेट। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं एंडी। एंडी, आप बात करें इस पे। आप क्या इसके ये ऊपर चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को इराक बना दिया जाए? नहीं, इसमें इराक मतलब वाली क्या बात पाकिस्तानी, है, इराक। नहीं नहीं, अगर हम पाकिस्तान को इराक बनाएंगे तो फिर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को हमें सद्दाम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, फिर तो ये लटकाए जाएंगे। नहीं, उसमें जो है वो देखें उसकी, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये एक एक पहलू है जो मैंने डिस्कस किया नेटो वाला। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का एक पूरा पैकेज चाहिए, उसके अंदर आपको मजहब के ऊपर भी आपको एक क्लियर कट लाइन लानी पड़ेगी। आपको ब्यूरो मतलब पूरे मुल्क को आपने रिफॉर्म करना है, तभी जाके ये सिस्टम ठीक होगा। ये सिर्फ एक दो से छोटी मोटी कॉस्मेटिक चेंजेस से इसने ठीक नहीं होने वाला, और पॉलिटिकल पार्टी इसको कोई भी ठीक नहीं करने वाली। ये मैं आपको बात आज क्लियर कर दूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर ना उनके पास वो विजन है, ना वो ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि फिर पावर उनके हाथ से चली जाएगी। नहीं नहीं, वो तो शेख रशीद साहब का एक गोल्डन जुमला है ना। मतलब शेख रशीद साहब अ सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा था एक दफ़ा, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ द पॉलिटिशियन। जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत का चूरन बिक रहा है, मेरे दस्तरखान पर रोटी आती रहेगी। आप ये चूरन बेचना बंद कर दें, मेरा दस्तरखान खाली हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, अब हमारी जो पाकिस्तानी जो हमारे लीडर्स हैं या कोई भी आप उनको देख लें, वो कहते हैं जी कि हमें फौज तो चाहिए। अब इसी आर्गुमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम है कि आपको फौज क्यों चाहिए भाई? आपको सिक्योरिटी चाहिए है ना। आपको फौज नहीं चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी जब आपके मुल्क की डेमोक्रेसी आपके मुल्क में आएगी तो आपके थ्रेट ही खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को थ्रेट है ही नहीं, ये तो काफी सारे लोगों ने पहले ही बताया है। असगर खान इसके ऊपर बुक लिख चुके हैं कि पाकिस्तान ने सारे थ्रेट्स खुद क्रिएट किए हैं।
तो जब आप आर्मी को, या तो आर्मी की उतनी तादाद आप उस तरह से उसको कम करेंगे, या तो हमें एक बिल्कुल लिमिटेड नंबर उसमें चाहिए कि ज्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़ी सी तादाद होगी, और वो आप नेटो को दे दें पावर, सिक्योरिटी वाला देखिए एरिया, ऐसा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कर दें। दुनिया की बेस्ट तो डेटरेंस आपके पास मौजूद है। नहीं, आप एक खतरा ही नहीं न्यूक्लियर है तो पावर हैं। डेटर्स तो हम आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, आपके पास डेटर्स दुनिया की देखो, बेस्ट डेटरेंस मौजूद है, मतलब आपको इतने बड़े तामझाम की आपको जरूरत नहीं है। ये नहीं हकीकत है। डेटर्स की जरूरत और ये नहीं है बहुत आपको। सारे लोगों को मेरी बात जो है वो बुरी लग जाएगी, शायद है कि ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब पे कमेंट्स में मैं गालियां खा रहा हूँ, बट दैट्स फाइन। मगर आपको इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत पाकिस्तान को है नहीं। जितना बड़ा पाकिस्तान मुल्क है ना, इसको ना इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है और ना इतनी बड़ी गवर्नमेंट की जरूरत है जितनी बड़ी गवर्नमेंट हमने मुसल्लत की हुई है। 1200 के करीब लोग हैं। अगर आप सूबाई असम्बलियों को और कौमी असम्बली सेनेट को सबको ऐड करेंगे, 1200 के करीब लोग हैं जो इस कौम के पैसे का बेदरेक बेड़ा गर्क करते हैं। मतलब एक एक बंदे के ऊपर जो है वो 9 9 10 10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लगता है यार, वो मूव होता है तो। मतलब जिस आवाम से आप वोट मांगने जाते हैं उससे ही आपको अपनी जान का खतरा पड़ जाता है। उसके अलावा कैसे पैसे मुनाफिक लोग मिलते हैं हैं, ये? जाने के मिलते हैं, तनख्वाह के अलावा इनको पैसे मिलते हैं ना अटेंड करने के सेशंस, और बैठ के अपने फोनों पे बैठे हुए होते हैं, ना कोई बिल बिल्कुल। पड़ा हुआ होता है ना कुछ किया हुआ होता जी है, और उसके बिल्कुल। पैसे ले और जाते हैं। ये वो जो छोड़ टेररिज्म दीजिए, है पाकिस्तान के अंदर, पीआईए की फर्स्ट क्लास जो फ्री फंड में एंजॉय करते हैं ये। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हमारी आर्मी नहीं होती, ठीक है, अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, हमें सिक्योरिटी के लिए कोई डिफरेंट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और उसको भी वो हम बताएंगे कि सिक्योरिटी का मसला कहाँ से पैदा हो रहा है। तो आपके मुल्क में टेररिज्म खत्म हो जाएगी, आपके मुल्क में महंगाई खत्म हो जाएगी, आपके मुल्क, लेकिन ये इनको इस बात का पता है, इसीलिए ये लोग, ये पाकिस्तान की आर्मी बड़े तरीके से दो काम करती है, एक एंटी अमेरिकनिज्म और दूसरा इस्लाम को स्प्रेड करती है, क्योंकि अमेरिका को इस्लाम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी डेमोक्रेसी दुनिया में उसको मजहब से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो उसको कहते हैं, इस चीज को फिर वो बेचते हैं अमेरिका में, देखो भाई, हम अगर साइड पे हो गए ना, अगर आपने हमारी मदद ना की तो पाकिस्तानी अवाम आपको कच्चा खा जाएगी, ये अच्छा, मैं इस्लाम यहाँ का। आपसे डिसएग्री करती हूँ। अमेरिका को मजहब से प्रॉब्लम नहीं है, ना अमेरिका को इस्लाम से प्रॉब्लम है। अगर ऐसी बात होती तो वो सारे मजाहिब को ना अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देते जिस तरह से होती है यहाँ पे नहीं, लड़कियों पर से। यार आपको इस बात का, ये बात जो है ना, ये छुपी हुई बात है। ये जिस तरह से मैं एंडी को मिसाल देता हूँ, सुने आप भी, आप माशाल्लाह आपने उम्र गुजारी है, मैं एंडी को मिसाल देता हूँ निकाहनामा की। निकाहनामा के अंदर जो आप बच्चे पैदा करने का जो अमल है उसका जिक्र नहीं है निकाहनामा के अंदर। निकाहनामा के अंदर सिर्फ सेंट हुई है जी कि मैं इससे शादी करता हूँ, उसके बाद जो भी आप काम करते हैं चार दीवारी के पीछे दरवाजा बंद करके, उसका जिक्र निकाहनामा में नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से कुछ दुनिया के अनरिटन रूल्स हैं, अनरिटन रूल्स हैं जो कि अमेरिका में, जो आपको पता है ना कि वो आपको लगता है कि इसमें मजहब का कोई ये हिडन बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको उस ऊपर ऊपर से नजर नहीं आएंगी, ये तजर्बे में नजर आती हैं आपको। बट एनी इसके ऊपर हम बात करेंगे फर्दर भी इसके हाँ, ऊपर। लेकिन अच्छा अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए, प्रॉब्लम होना और बात है, और ओपिनियन होना और बात है। ठीक है ना? अमेरिका कम्युनिज्म के अगेंस्ट वो लोग करना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना कैपिटलिस्ट सिस्टम है, एंड अगेन ये बिल्कुल ही अलहदा डिबेट है, और जाहिर है अगर कहीं पर भी मजहब का बोलबाला होता है तो वहां पे उस तरह से कैपिटलिज्म उस तरह से काम नहीं करता। तो अमेरिका का जो पावर सिस्टम है ना, वो कैपिटलिस्ट पावर सिस्टम है, तो उसका रिलीजन से उतना ताल्लुक नहीं है जितना कैपिटलिज्म से है। अगर तो मतलब ये एक अलग टॉपिक है, उस पर एक दिन फिर हाँ बात बिल्कुल। करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्सर ये सरफेस पे जरूर नजर आता है कि अमेरिका को रिलीजन से प्रॉब्लम है। अमेरिका को रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कहीं पर इस्लाम का निजाम नाफिज कर दें लेकिन आप अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट रखें, अमेरिका को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सऊदी अरब को देखें आप, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को देख लें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे इस्लाम से। सो एक्चुअली सो मसला यही हाँ, तो है ना। मसला यही तो है ना कि जब हाँ, आप पाकिस्तानी रिलीजन इस्लाम लेके से आ क्यों जाते हो। प्रॉब्लम है आपके ख्याल में? नहीं नहीं, ये देखिए, ये समझने वाली चीज है अब कि देखें ना। अमेरिका को पाकिस्तानी और ईरानी इस्लाम से क्यों प्रॉब्लम है, यूएई और सऊदी अरब के और इंडोनेशिया के और इजिप्ट के इस्लाम से क्यों प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका को? तो सोचिए इस क्योंकि बात। क्योंकि ये आपके ये यहाँ जो जिहाद की आइडियोलॉजी इंडक्ट की गई है और इंजेक्ट की गई है लोगों के अंदर, दैट क्रिएट्स एन इशू। नहीं, आई थिंक इट इज एन इकोनॉमिकल इशू। वो पढ़िएगा, आई थिंक इट्स द बुक, में पूरा नाम सही से याद नहीं आ रहा, बायोग्राफी ऑफ नहीं, इकोनॉमिक हिटमैन और समथिंग करके बुक है, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, कि अमेरिका इकोनॉमी के जरिए किस तरह से लिटरली टेररिज्म फैलाता है डिफरेंट कंट्रीज में। तो अमेरिका का प्रॉब्लम रिलीजन ना पहले कभी था,
ना आज है। अमेरिका का प्रॉब्लम जो है वो कैपिटलिज्म है। तो उसको मैं आपको लिख के भेजूंगी, उसका नाम किताब का भी और राइटर का भी। तो उसमें पूरा उसने बताया है कि किस तरह से आईएमएफ के कर्जों के जरिए किस तरह से वो डिपेंडेंट रखता है सर्टेन कंट्रीज को टू गेट देयर रिसोर्सेज एंड टू ट्रैप देम इन देयर विद इन देयर ओन इकोनॉमी। तो ये एक पूरा एक टेररिस्ट सिस्टम है ये आईएमएफ जो है। दिस इज नॉट क्रिएटेड कि आपको कर्जे मिलेंगे, आपकी हेल्प होगी। ये आपको ट्रैप करने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो अभी आप अपने मुल्क के अंदर ना प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम लेके आ जाइए, आप देखिएगा अमेरिका सबसे पहले आपका अब्बू बनेगा, प्यार से आपको पुचकारेगा और आपको रूल ऑफ लॉ से आएगा इन्वेस्टमेंट ना, करना शुरू कर देगा। हाँ, रियाल में रूल ऑफ लॉ से आएगा ना। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो मजहब की इसको आप यूं समझ लीजिए कि जो लॉ है ना ये मेडिसन है। जिस तरीके से जिस तरीके से आपके डिफरेंट मेडिकल अप्रोचेस हैं, जैसे एक्यूपंक्चर है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ये मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ तरीका इलाज जो हैं उसमें कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है और रिलीजन है। ये मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं। एक्सक्यूज मी। तो इसमें कैपिटलिज्म जो असल में जो लॉ है वो कैपिटलिज्म से निकल रहा है। इस्लाम भी जो है वो भी कैपिटलिस्ट है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम या कोई भी मजहब जो है वो कैपिटलिस्ट नहीं है। कैपिटलिज्म की जो फाउंडेशन है वो क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट होंगे तो इस्लाम भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाजत देता है। और कैपिटलिज्म जो है वो कहती है कि जितना आप काम करेंगे उतना आपको रिवार्ड मिलेगा, तो इस्लाम में भी यही है। तो ये सारे सिस्टम कैपिटलिस्ट है, लेकिन वो किस हद तक कैपिटलिस्ट है यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है। मैं इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बहुत लंबा हो गया। हाँ, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, क्योंकि आई सीरियसली डाउट कि इस्लाम में किसी किस्म का कैपिटलिज्म है। क्योंकि वो जितना बनाओ उतना ज़कात दो, तो उतना ये करो तो वो करो, और हाँ, तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो टैक्सेशन जब जहां पर आ जाता है तो वहां पे तो आप कैपिटलिज्म की मौत हो जाती है, जहां पे इतना हैवी टैक्सेशन आ जाए जहां देखिए, पर। कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं तो कैपिटलिज्म की जो बेसिस हैं वो निकल के आती हैं बैंकिंग सिस्टम से। कॉर्पोरेट रिजर्व बैंकिंग सिस्टम जो है वो कैपिटलिज्म की एग्जैक्टली बेस है और यहाँ से ये स्टार्ट होता है। अब पाकिस्तान में जो लोग मतलब 50-50, 55-55 साल उम्र हो गई, 30-30 साल से, 40-40 साल से सियासत कर रहे हैं, और वो असेंबली के अंदर जो पहली तकरीर कर रहे हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान से सूद का निज़ाम ख़त्म किया जाए। मतलब उस बैंकिंग सिस्टम के आप अगेंस्ट चले जाते हैं जिसको अमेरिका प्रमोट कर रहा है। तो फिर आप कहेंगे अमेरिका आपके सर के ऊपर हाथ भी रखे, आपको पुचकारे भी, आपको इमदाद भी दे, जो उसने 75 साल आपको इमदाद दी, और आप पलट के आपने हर दफ़ा कोई मौका आपने नहीं छोड़ा कि आपने उसकी पीठ में छुरा घोंपना। मुझे किसी एक दौरे हुकूमत में दिखा दीजिए। भुट्टो साहब के दौर से शुरू करते हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान है ना जो हमारा मसला है। जना का पाकिस्तान तो हमारा मसला ही नहीं, वो तो आधा बांग्लादेश बन के निकल गया। जो बचा कुचा है वो वेस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान हो गया। तो इसको वेस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही उनका पाकिस्तान है। प्रॉब्लम हमारा जो है ना वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पाकिस्तान में है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से जब पीएनए की तहरीक चली तो उन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ डॉलरों का सैलाब आया हुआ है, मतलब सीधा इल्ज़ाम अमरीका के ऊपर। आगे चलो, ज़िया साहब उनके दौर पे क्या अमेरिका के झंडे पाकिस्तान में नहीं चलते, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे, बिल्कुल लगे। फिर उसके बाद आप आ जाइए बेनज़ीर भुट्टो, उनके ऊपर अमेरिकन एजेंट एजेंट होने का जो वो इल्ज़ाम लगता रहा, और अमेरिका अमेरिका मुर्दाबाद के नारे नवाज शरीफ साहब लगवाते रहे। और जो लास्ट एग्जांपल हमारे सामने है, मतलब अखबारों में अमेरिका में यूएसए टुडे के अंदर तस्वीरें मैंने देखी कि केपी के अंदर खान साहब की एक तकरीर के बाद के हमारे मुझे ये धमकी आई है अमेरिका से, जब उन्होंने खत लहराया उसके बाद केपी के अंदर अमेरिका के झंडे जलाए गए, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मतलब कोई एक ऐसा हुक्मरान हमारा नहीं गुजरा जिसने अपनी नाकामियों का मलबा अमेरिका के ऊपर ना डाला हो कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाला अमेरिका है। कोई एक ऐसा जुमे का खुतबा मेरे मुल्क के अंदर नहीं होता जिसमें यह ना कहा जाता हो कि अमेरिका तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसराइल तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कोई एक ऐसी फौजी तकरीर नहीं होती जिसके अंदर मुझे ये ना सुनने को मिला हो कि बराबर वाला मुल्क जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ है ये पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हें खा जाएगा। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी ना अगर ये डरावा नहीं देंगे। अब देखिए ना, पाकिस्तान में कौन से ऐसे खजाने रखे हुए हैं, या पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काबिल ह्यूमन यार कैपिटल है आपने कि थोड़ी जिस देर पहले फरियाल एक सवाल किया था हम्म कि इंडिया अगर पाकिस्तान में, यार ये 25 करोड़ भूखे नंगे कौन लेगा? कौन इनको गोद लेगा? मुझे मुझे वो सखी एग्जैक्टली। लाके दुनिया का दिखा दो कि जो इन 25 करोड़ भूखे नंगों को गोद लेने के लिए तैयार हो। आज अमेरिका भी कह रहा पाकिस्तान नहीं टूटना चाहिए, अगर ये टूटेगा तो जो ह्यूमन स्पिलिट यहाँ से क्रिएट होगा
जिसे आप मतलब आम फहम जबान में रेफ्यूजी क्राइसिस कहते हैं, उसे कौन बर्दाश्त करेगा? उसे तो लेने को तैयार ही कोई नहीं। एग्जैक्टली लोग कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, लेकिन जो जिन लोगों ने एक्चुअली इसको स्टडी किया है उन्हें पता है पाकिस्तान नेहरू ने बनाया है, जिन्होंने नहीं बनाया उसने कैंसर साइड को ना बिल्कुल कट करके ना साइड लाइन कर दिया कि भाई खुदा को बिल्कुल मानो, यहाँ से फातेह आने जो नेहरू बहुत कौन दूरंदेश कॉन्कर। इंसान था, उसने देख लिया था कि ये कौम, जैसी इस कौम की मेंटेलिटी है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये तरक्की नहीं करेगी, ये बर्बादी करेगी। और एग्जैक्टली वो। और दूसरी एक और चीज थी, वो नेहरू साहब ने ये मतलब ही गेस्ड इट राइट, ही वाज नॉट रॉन्ग, ही गेस्ड इट राइट। उसने कहा दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, ये तो मेजोरिटी में आ जाएंगे। और पिछले 50 साल मतलब सिर्फ ले लीजिए पाकिस्तान के, भुट्टो साहब के दौर से, जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की आबादी जिस दिन शुरू हुआ था 5.5 करोड़ थी, आज कितनी है? 25 करोड़ पे आ गए हैं। हाँ, तो 5 से बच्चे मल्टीप्लाई हो पैदा गए। किए जाते हैं और उनको ना पढ़ाने के लिए फंड्स होते हैं उनके पास, ना टाइम होता है उसके लिए। और दैट्स व्हाट इज हैपनिंग टू द नेशन और के। अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब से फिर शुरू कीजिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो काम था हमारा, HRD, वो तो बेड़ा गर्क करने को भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया था। स्कूल सारे जो हैं वो, उन्होंने उसको उठा के नेशनलाइज किया, तालीमी नेशनलाइज मेयार को कर दिया। बर्बाद कर दिया, और उसके बाद किसी ने कोटा उसके ऊपर सिस्टम। तवज्जो न दी। कोटा सिस्टम लेके आ गए। मेरिटोक्रेसी से निकल के हम कोटाक्रेसी के ऊपर आज ये बुल चला रहे हैं कि जी जबान की और कौमियत की और मतलब इसकी और उसकी बुनियाद के ऊपर हमने जो है ना वो लोगों को नौकरियां देनी है। मेरिट नहीं हमने देखना कि बंदा काबिल किस चीज के है। यार हमारे बाद चाइना आजाद हुआ था, हम इंडिया की तो बात करते हैं ना, हमारे बाद चाइना आजाद हुआ था, आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? अरे बांग्लादेश भी हमारे बाद होता अभी वहां पे क्राइसिस आया, वरना अगर आप लेकिन उनकी इंपोर्ट्स देखें, जीडीपी देखें बांग्लादेश का, वो हमसे बहुत बेहतर है। वो जो हम वो कहते थे हमारे ना साथ ही मिल रहा टकटकी। है, हाँ। वो हमारे साथ ही मिल रहा है। मजे की बात है, वो कह रहे हैं जी कि हमें भी ये न्यूक्लियर ट्रीटी चाहिए पाकिस्तान के साथ। नहीं नहीं, एक्चुअली बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान साहब जिस मुसीबत से उन्हें बचा के ले गए थे ना, जिस मुसीबत से उन्हें बचा के ले गए थे, उन्होंने वापस पाकिस्तान की मतलब जो हालत जार आज है ना, उसकी तरफ उन्होंने आज सफर शुरू कर दिया है। वही जमात इस्लामी, वही बिल्कुल मौलवी, वही सारा कुछ। मतलब कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है, देख के दुख हुआ यार। एक गैर मुस्लिम लड़की को कान पकड़वा के, सिर्फ इस वजह से कि उसने हिजाब नहीं पहना, वो उसे उठक बैठक करवाई जा रही है सड़क के ऊपर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। हाँ अच्छा, हाँ वो मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो देखी थी। व्हाट वाज दैट अबाउट? मतलब ये क्या बकवास है, ये क्या यार उसके बकवास मजहब में नहीं है पर्दा, उसके मजहब में नहीं है हिजाब, अब आप उसके ऊपर जबरदस्ती लाद रहे हैं, डंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और आप उसे कह रहे हैं कि उठक बैठक करो, और आगे से घर से निकलोगी तो हिजाब पहन के निकलना। मतलब वही वही काम जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिस तरह से आज पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये आपको लगता है कि ये शटल कॉक बुर्का जो है, मतलब कुछ लोगों की समातों पे समा खराशी हो जाएगी उनकी, जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मगर ये जो शटल कॉक बुर्का हमारे नॉर्थ वेस्ट के अंदर पहना जाता है, यू थिंक दिस इज पश्तून कल्चर? ये जिया साहब के दौर में है। ये जब जिहाद जिहाद अफगान अफगान चल रहा था ना, ये खेल खेल रहे थे डॉलरों के लिए, ये उस दौर में जब ये आपकी वहाबी आइडियोलॉजी लाके इंट्रोड्यूस करवाई गई KP के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये जिसे उस वक्त जो है वो शुमाल मशरकी सरहदी सूबा कहते थे, उस वक्त ये शटल कॉक बुर्का इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे, और वहाँ की औरतों ने पहनना शुरू किया है। वरना ये कभी पश्तून कल्चर का हिस्सा नहीं था। आज बलूचिस्तान में ये हरकतें करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ औरतों को बुर्के पहना दिए जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं एंडी, आप जो बात कर रहे हैं उसके लिहाज से तो जो पाकिस्तानीज या बांग्लादेशी को तो खैर छोड़ दें, पाकिस्तानी की बात करते हैं कि पूरी की पूरी कौम जो है वो इनेतात का शिकार है बेसिकली। आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं कह सकते, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट है, इन्हीं लोगों में से पॉलिटिशियंस निकल के आते हैं, इन्हीं लोगों में से आर्मी के लोग निकल के आते हैं। तो कौम खुद ही ऐसी है ना, तो मैं और आप बात करके इसको किस तरीके से सुधार सकते हैं? या अगर जैसे एहसन ने कहा वो लॉबिंग, तो वो मेरा ख्याल है सिर्फ वही चांस है, इसलिए कि इनके ऊपर अमेरिका का डंडा काम करता है असल में। तो अमेरिका जब तक डंडा नहीं देखें, लिटरली मुझसे लेके अगर खड़ा नहीं होगा इनके सर पे, मुझसे तो अगर आप इन रियलिटी मेरा पर्सनल व्यू मांगेंगे ना, तो अगर पाकिस्तान को सुधारने का कोई तरीका है ना, तो वो है 25 करोड़ की कुर्बानी। और मैं ये कहूंगा तो बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लग जाएगी। कैसे 25 करोड़ की बर्बादी कैसे? कुर्बानी, बर्बादी नहीं, किस किस्म कुर्बानी। की? किस किस्म की? एब्लिटरेट देम टोटली। हम्म?
bombard them and obliterate them, erase them. बहुत, ये तो बड़ी जो है ना वो जुल्म मतलब वाली हल बात। यही है, हल यही है। इनह्यूमन इसके है। अलावा अगर कोई सिविलाइज हल आपकी नज़र में, आपकी समझ में आता है, एंडी, उसमें तो फिर औरतें बच्चे, फिर यही है। बिल्कुल जिन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है इन चीजों से, बेचारे वो भी जाएंगे। टू मच, और उसमें फिर गारंटी ये भी नहीं है कि जो बाद में पैदा होंगे वो बंदे के पुत्र होंगे। पैदा, या ये जो लोग टेक ओवर करेंगे वो सही होंगे कि नहीं होंगे, ये तो कोई बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो बिल्कुल। ये कोई अल्लाह जरूरी देखिए, ने बात नहीं अब रूल है। ऑफ लॉ के इस जरिए कौम है। को इस कौम को अगर आप इस मुल्क को, इस कौम को आप सुधारना चाहते हैं, यू हैव टू री एजुकेट देम, यू हैव टू टीच देम कि रियल रिलीजन, रियल इस्लाम है क्या। अच्छा, छोड़ अभी जो दीजिए है ना देवबंदी बरेलवी इस्लाम काफी और ये लंबी हो जो गई जो है जो कुछ बात, मैं तमाशे अभी पाकिस्तान में हो रहे हैं ना, इनको छोड़ दीजिए। यू हैव टू री एजुकेट देम, और इनको आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा कि सिविलाइज वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं वो काम किस तरह से करती है, और सिविलाइज कौमें क्या होती हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम इसको एंड करें, काफी लंबा हो गया, इतना किसी ने नहीं देखना, और अगली दफा इसको हम एक और टॉपिक को इसके ऊपर हम लेके चलेंगे। हाँ ठीक है, वैसे खैर अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है तो लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो देखने वाला, जो आपका व्यूअर है ना, वो पूरा देखता है और कमेंट भी करता है। तो आई थिंक ये अच्छा, काफी सैर हासिल गुफ्तगू रही है आज इस टॉपिक पे। एंड फिर नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली एक और टॉपिक पे, एंड डेफिनेटली इस पे जरूर बात करेंगे, पाकिस्तान के बनने के पीछे क्या वामिल थे, इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम अराउंड के। पाकिस्तान के बनने के पीछे कुछ ऐसे अवामिल हैं जो आज तक एक्सपोज नहीं हुए। हाँ वो करेंगे। उस वक्त कुछ लोगों के अपने मुल्कों से किसी और मुल्क के अंदर कुछ दौरे हैं जो बड़े अहम है। काबिले काबिले जिक्र हैं। मतलब वो दे शुड बी डिस्कस्ड कि इस मुल्क को बनाया किसने था। हाँ और मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर उठा के बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम दे देना बहुत आसान है, मगर कुछ और भी लोग हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना की भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि इनको अगर आप डाइसेक्ट करें तो आपको समझ में आता है कि ये मुल्क ना मुसलमानों ने बनाया था, ना मुस्लिम लीग का इसको बनाने में कोई कारनामा है। जो आज नवाज शरीफ साहब झंडा लेके मुस्लिम लीग का वो घूम रहे हैं ना कंधे के ऊपर रख के कि जी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बचाया था, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग ने बनाया था तो नवाज शरीफ बचाएगा। दैट्स नॉट द केस। इसको बनाने वाले जो लोग थे वो आज तक इसको चलाते रहे, और वो प्रीटी मच इसको अब डिच कर गए। हाँ, जो असल इसके असल अब्बू थे वो इसे डिच कर गए, और ये मुल्क यतीम हो चुका है। और पाकिस्तानी कौम को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने इस यतीमी से, या तो इसमें इन्होंने सरवाइव करना है या इसमें से इन्होंने निकलना है, मगर ये कैसे निकलना है इसके वो भी अगले तरीके हैं। प्रोग्राम। मतलब मैंने एक दफ़ा एक पीटीआई वाले को मैंने परसों कहा था, तो फ़ोन मुझे आया हुआ था, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा खान साहब जो है ना वो, अगर आप वाकई ये बात करते हैं ना इसके ऊपर, तो 48 आवर के अंदर इमरान खान बाहर निकल सकता है। मगर वो तरीका मैं आपको बता दूं, मगर पीटीआई की लीडरशिप, आर दे सिंसियर टू ब्रिंग हिम आउट। नो दे आर नॉट। जो वो इस उनकी वक्त आपकी उनकी करंट दुकानें बंद हो लीडरशिप है, क्या जाएंगी वो अगर खान साहब सिंसियर है? बाहर आ गए। तो वो भी नहीं है। नहीं वो नहीं मतलब है। अल्ताफ हुसैन की तकरीरों के ऊपर से पाबंदी हट सकती है और विद इन 1 वीक ये काम हो जाएगा, मगर क्या जो MQM बैठी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, या अल्ताफ हुसैन की अपनी राब्ता कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं जो उस MQM लंदन को चला रहे हैं, क्या वो सीरियस हैं इस मामले में? नहीं, नोप, नोप, वो नन ऑफ सीरियस दैम। नहीं है। चलें एंडी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे पाकिस्तान के क़याम के ऊपर, और कि असल में जो जड़ है वो वहीं से, जो हर चीज़ की जो जो मम्मा है ना, वो वहीं से निकल के आ रहा है, और उन्हीं की निकल के औलादें। वहीं से आ रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम को जब तक हकीकत और सच्चाई इसके पीछे जो है वो नहीं पता चलेगी, जब तक पाकिस्तान के मसाइल का तदारुक हो नहीं सकता। बड़ा मुश्किल है। तो इस कौम को असल में इनके असल मेमारों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन इनको अपने असल मेमारों को पता चल जाएगा और ये उस बेसिस के ऊपर चले जाएंगे, देखिए एक बुनियाद है वो बना दी गई है, उसके ऊपर गलत बिल्डिंग मुस्तकिल बनाई जा रही है जो मुंह के बल बार बार गिर रही है। और उस गलत बिल्डिंग की जो पहली गलत ईंट रखी है ना, वो रखने वाले थे मौदूदी साहब, और जो आखिरी गलत ईंट रखने वाले थे वो थे इमरान खान साहब। चले, इसके ऊपर हम और फर्दर बात बीच में करेंगे। किसी ने कोई सही ईंट रखी नहीं है, एहसन ने ना मेरे सबको ही पकड़ एक्सप्रेशन लिया। देखे तो एहसन कह रहा है, यार अब बंद कर दो। हाँ नहीं, वो सही बात है, वो फिर जो है ना वो किसी और तो तरफ हम, चले और मिलते हैं काफी लंबा हो अगले हफ्ते। एक हफ्ते के बाद अगले संडे हम आप भी मिलेंगे और हम आपको जो है ना वो इसके ऊपर मजीद तफसील देंगे कि ये मुल्क बना क्यों था और किसने बनाया था। ना इसमें कायदे आज़म का कसूर है और ना इसमें सैयद अहमद खान का कसूर है, इसमें किसी का कसूर नहीं है।
नहीं, इससे अलीगढ़ भी के जो बेहतर लौंडों का कसूर है। अलीगढ़ के लौंडों का कितना कसूर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, बशर्ते जिंदगी। अल्लाह हाफिज।